अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक में सुहा के साथ साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं, उनको शो में शामिल करते हैं, फिर आपसे 2 घंटे तो हमने बातें करनी है। लेकिन रोजे कैसे गुजर रहे हैं ये भी एक सवाल है। आज गर्मी थोड़ी कंपैरेटिवली, मौसम लाहौर का तो ऐसा है कि लगता है कि गर्मी दोबारा से आ गई है। पहले रोजे बड़े फैंटास्टिक किस्म के गुजरे थे और हमने रोज़ों को भी बहुत इंजॉय किया, प्लस लाहौरियों ने मौसम को भी बहुत एंजॉय किया। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है हरमीत पाजी से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में सुबह आते वक्त आपने जैकेट ज़रूर पहनी होती है और ठंडी ठार हवाएं यहाँ पे चलती हैं, और इसी तरह शाम का जो वक्त है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और हाँ, दोपहर को किसी न किसी वक्त जो है वो गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत महसूस की जा सकती है। लेकिन बहरहाल लाहौर के साथ कंपेयर करें तो इस्लामाबाद बेटर, क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारे पास मरी है और वहाँ से जो ठंडी ठार हवाओं का रुख होता है इस्लामाबाद की ओर, तो फिर कहीं ना कहीं मौसम के साथ हमारे मिजाज में भी तब्दीली जो है वो सामने नज़र आती है। लेकिन बहरहाल हम दे रहे हैं कि मौसम में तो चेंजेस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन भैया पार्लियामेंट में बड़ी तेजी से चेंजेस जो हैं वो भी हमें कल रात को देखने को मिले। और आप जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के कल के इजलास की, अगर हम बात करें और अदालती तरमीमी मसवदे की बात करें जो कि पेश किया गया, और ना सिर्फ पेश किया गया हरमीत बल्कि फौरी, जिसे कहते नहीं दस्ती मंजूर भी कर लिया गया। अब अदालती इस्लाहात जो है उस पर क्या चीज़ इस्लाहात के तौर पर हमारे सामने आएंगी, उसमें देखा ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, राइट लेफ्ट किया गया है कि कोई भी जो केस है उस पर खुद नोटिस जो है वो अब चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं ले सकते, बल्कि 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में 2 सीनियर जजेस साहिबान होंगे और 1 हमारे चीफ जस्टिस। खैर ये जो कल सारा सिनेरियो आपने कौमी असम्बली में देखा, बल्कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खिताब भी देखा होगा। उसके बाद पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई उसकी सूरत हाल भी आपको पता है कि तमाम तर अदलिया जो है वो सियासी मामलात में या सियासतदानों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। खैर ये जो कौमी असम्बली से निकलने का इमरान खान साहब का फैसला था, इस पर अब PTI क्या रद्द-ए-अमल दे रही है ये भी खैर देखना बाकी है। ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू में आपको बताना भी ज़रूरी होता है कि कल सारा दिन आपने खबरों में क्या सुना, करंट अफेयर के प्रोग्राम में क्या सुना, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं और फिर हमारे सियासतदान क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले सियासतदान क्या कहते हैं वो तो हमें पता है। दिन रात एक ही राग लाप रहे हैं कि या तो KPK पंजाब में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो PTI कहती है, हुकूमत कहती है कि नहीं पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि कल वो पिक्चर हरमीत जो आपने मुझे भेजी, जो हमारे ग्रुप में आई, वो बुजुर्ग बंदा जो कि एक कतार में घंटों खड़े होने के बावजूद आटे के हसूल के लिए खार तो हुआ, आटा नहीं मिला लेकिन मौत मिल गई। मैं वो तस्वीरें जब देख रही हूँ ना, मैं वो वीडियोस जब देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन आपको दो पता है चीजें मैंने 2 तस्वीरें देखी। मैंने एक तरफ देखा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हम बड़े जज्बाती कौम है। एक चीज को हमने मद्देनजर रखना होगा कि हम बड़े जज्बातों में रहने वाली कौम है और हमने निकलना होगा इस जज्बातों से। बहुत हो गया कि भाई गालियाँ देना, कमेंट सेक्शन में जाना, इस किस्म के अल्फाज जिसका चुनाव हम करते हैं उससे निकल कर, और जो सियासत हमारे मुल्क में हो रही है और जिस तरीक़ाकार जो ढंग हमने अपनाया हुआ है उससे हमें निकलना होगा। हमने आस पड़ोस में देखना होगा हमारे पड़ोसी कहाँ पहुँचे। तो मैंने 2 तस्वीरें देखी और मुझे बड़ा दुख भी हुआ और बड़ी हैरानी भी हुई। और आज हम उस पड़ोसी को देखते हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीर। मैंने देखा कि वो अपने स्पेस के हवाले से जब उनकी जानिब से एक तस्वीर डाली गई कि 36 कमर्शियल सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में भेज के वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को। और दूसरी तस्वीर मैंने ये देखी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो जो है वो आटे की लाइनों का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही तरीके से बटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी ये अंदाजा लगा लें कि 2 कौमें, 2 मुल्क एक साथ वजूद में आए, एक की गाड़ी किस समत में गई, दूसरी की गाड़ी किस समत में गई, अंदाजा आप लगा लें। इन चीज़ों से सीखना होगा। आज भी आपने जो देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह आटे पर लोग, क्योंकि लोग भूखे हैं, लोगों को रोटी चाहिए, बच्चे बिलक रहे हैं, ऐसे में आपने मुफ्त आटे की ये जो मुहिम शुरू की है कि आपको इससे कहीं ना कहीं वोट मिल जाएगा, ये एक ड्रामा है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास बहुत आसान सा तरीका है, आप किसी तहसीलदार के पास जाए या किसी काउंसलर के पास जाए, वो आपको बता देगा कि इस मोहल्ले में
किन कौन कौन लोग जो है हकदार हैं। आप एक एक तोड़ा जो है आटे का, एक बोरी जो है उधर भेज दें, लेकिन नहीं भैया, आपने ये ड्रामा जरूर क्रिएट करना है। एक तो रमजान का महीना है, खवातीन जलील हो रहे, बुजुर्ग जलील हो रहे, 10 अमवात हो चुकी हैं, आप अंदाजा लगा लें। लेकिन नहीं भैया, हमने तो जायजा लेना है। और आटा, आप यकीन माने, आप मैं तो खुद देख चुका हूं, मैं तो उस लाइनों में भी गया हूं, देखा है कि किस तरह लोगों को ये आटे का हुसूल किस तरह चल रहा है। वो आटा खाने के लायक नहीं है, उससे स्मेल आती है माजत के साथ। और वो पुराना आटा जो है वो इन थैलियों में बंद किया, और ड्रामा ये किया जा रहा है कि हम आटा बांट रहे हैं। आटा नहीं, बल्कि ये मौत जो है वही बांट रहे हैं। ठीक है कि हम एक जज्बाती कौम है, महंगा है, मौत यहाँ पे सस्ते में मिल रही है। हम एक जज्बाती कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जज्बात जहाँ जागने चाहिए ना वहाँ नहीं जागते, जहाँ नहीं जागने चाहिए वहाँ जाग जाते हैं। अगर आप मौजूदा मुल्की सूरत हाल देखें, यकीन करें मेरे इर्द गिर्द, मैंने खुद कल मेरे वालिद साहब गए और राशन के कुछ पैकेट्स बनवाए, लोगों के दिए, लेकिन कुछ फाउंडेशंस का जब मैंने विजिट किया या मैंने उनको ऑनलाइन देखा, आप यकीन करें, अगर हम ज़फ़र अब्बास की बात करें तो प्रोग्राम में हमारा कोई तुक नहीं बनता कि हम किसी भी फाउंडेशन की बात करें या उनको इंडोर्स करें, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप उसको रिलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर इस वक्त देखा यह जा रहा है कि फजर के वक्त जब आप सहरी होती है, रोज़ा आप रख रहे होते हैं, उस वक्त फाके काट रहे होते हैं कुछ लोग। अगर आप इफ्तार की बात करें तो उसी फाकों के साथ, उसी रोजे के साथ उनका रोजा लंबा हो जाता है, क्योंकि इफ्तार में भी खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। कल ज़फ़र अब्बास बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बात सुनी कि अब तक जो एप्लीकेशन देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, सिर्फ एक इलाके से 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। आप सोचें, 50,000 एक अमाउंट हुआ करती थी हरमीत। हम अगर सोचें, आपने और मैंने जब काम शुरू किया, हमारे टाइम में भी 50,000 या फिर 60,000, 70 या 1 लाख तक एक अमाउंट होती थी, जब हमें लगता था कि इसमें बहुत कुछ हो जाएगा। 50,000 तनख्वाह वाला एक बंदा जो है वो आज ये सोच रहा है कि अगर मैं राशन डाल लूंगा तो बच्चों को ईद पर कपड़े कहाँ से लेके दूंगा। ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त 50,000 या किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू रही नहीं है, पैसे की कदर कीमत जीरो हो गई है, सिफर हो गई है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर रहे हैं? सियासत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे KPK में, पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो PTI हो या चाहे वो दीगर जमातें हो या PDM के सारे का सारा दत्था हो, जो कि एक ही बात कर रहा है कि हमने सियासत करनी है और हमने सियासत अपनी मर्जी से करनी है। बल्कि सियासत का इसको तो अगर हम दुश्मनी कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। खैर, हम आते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। खुदा के लिए, खुदा के वास्ते उन लोगों के बारे में सोचें जो कि रोज़ा रखते हैं, रोज़ा उनका लंबा हो जाता है, ना इफ्तार में कुछ है ना सहर में कुछ है। कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अगर हरमीत आपका इंटरेक्शन बहुत सारे ऐसे लोगों से होता होगा जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी आज मौजूद पाकिस्तान में अगर हम प्याज की बात करें, आटे की बात करें, घी की बात करें, दही की बात करें, हर चीज़ की प्राइस, इवन खजूर जिससे आप रोज़ा इफ्तार करते हैं उसकी 10 इकसाम अगर मार्केट में मौजूद है तो 10 प्राइस लिस्ट भी मौजूद है। इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई होने के बाद एक आम आदमी, एक आम अंदाजा लगा लें, जब आप लोगों से मिलते हैं और मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ और जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकातें होती है, जब मैं देखता हूँ बड़ी करीब से ये सारी चीज़ें, तो मुझे परसों की बात है कि एक बच्चा जो है वो मेरे पास है और मुझे कहा, सरदार साहब हम लोगों ने सहरी जो है वो सिर्फ 2 रस से की है, 4 बंदे हमने सिर्फ ये दो रस हमने खाए और हमने सहरी की और पूरा दिन का रोज़ा। अब हमें नहीं मालूम कि अफ्तारी के लिए कहाँ से खाना लेके आएंगे, कहाँ से पैसे लाऊंगा। ये हालात हैं हर दूसरे घर के, यानी इस सिचुएशन है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ हमने ये देखना है कि ये ट्रेंड चलाना है कि ज़मान पर कब पहुँचना है। इमरान खान ने क्या तकरीर में कहा, मरियम नवाज ने ट्विटर में क्या कहा, पार्लियामान में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, माजरत के साथ ये रमज़ान का महीना है। कल जो एक सीनियर मौसूफ वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर ने जो भाषण दिया है ना, अफसोस करना चाहिए हमें उसमें। अफसोस वैसे हरमीत बहुत सारी चीज़ों पर भी होना चाहिए। आटे की कितारों की हमने बात की, कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास जो कि हमने आपको दिखाने हैं। खैर, आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। हम बुजुर्ग शहरी जिसकी मौत के हमने शुरू में जिक्र किया, बुजुर्ग शहरी तो चले ठीक है, मर्द हज़रात भी आप देखें कि कितार में है, लेकिन ख़वातीन की बड़ी तादाद जो अपने घर से अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर इस कितार में खड़े होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ना सिर्फ कितार में खड़ी होती है बल्कि धक्कम पील जो आप देख रहे हैं वो अलग मनाजिर है। और इतनी ज़्यादा तगोदोर कोशिश के बाद, अपनी जान जोखिम में डालने के बाद जो आटा आपको मिलता है, जिस आटे के हसूल के लिए आप इतनी तगोदो करते हैं, एक आटा है, एक बुनियादी जरूरत है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस बात को किस तरह से एक बात, ये जो तस्वीर ये जितने भी वीडियोस हम देख रहे हैं यकीनन दुख भरी हैं और इससे अंदाजा हो रहा है कि हमारे यहाँ गुर्बत कितनी तेजी से बढ़ी है। क्योंकि मेरे नानके दिल्ली से हैं और अक्सर मेरे मामू जो हैं वो मुझे कॉल करते रहते हैं और परसों की बात उन्होंने मुझे कॉल की, बेटा
घर में आटा शाटा है ना पुत्र, कोई पैसे शैसे, मैं का मामू सारा कुछ ठीक है। कहते नहीं, मैं जो वीडियोस देख रहा हूँ बड़े बुरे हालात हैं। यानी ये तस्वीरें जो जा रही हैं बॉर्डर के उस पार और उस पर जो तबसरा हो रहा है, यकीनन वो भी दुख भरा है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो ये हम जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं तो इसके कसूरवार भी हम हैं कि बिरयानी की एक प्लेट पर 2000 रुपए पे कुरान शरीफ पे हाथ रख के हम हल्फ देते हैं कि हाँ 2000 रुपए हमें दे दे, वोट आपको देंगे। तो फिर जब ये पार्लियामान में आएंगे, माजत के साथ जो लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर ये एलीट क्लब ही बन जाएगा। और एलीट क्लब में किसी को परवाह नहीं होती कि गरीब का बच्चा भूखा है, बिलक रहा है, बीमार है, उसके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े ममालिक में, बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे, तो उनको कोई लेना देना नहीं है। तो कसूर हमारा है। बिरयानी की एक प्लेट पर 2000 रुपए पर अगर हमारा जमीर इस तरह हम बेचेंगे तो फिर यही हालत होगा, यही हमारा जो है मुस्तकबिल होगा, और इसके जिम्मेदार भी हम हैं। और ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से है। दीपालपुर से कुछ मनाजिर हैं, कुछ मनाजिर जो हैं भावल नगर से हैं, जहाँ पर ख़वातीन धक्कम पील की वजह से जो है वो बेहोश हो गई, उन्हें रेस्क्यू किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम सियासतदान या तमाम लीडरान जब हल्फ उठाते तो आजकल तो इस कुरान पाक के हाथ रख के इस चीज़ का हल्फ उठा रहे हैं कि मेरी रियाया या हर मोहल्ले में बसने वाले वो गरीब तबका जिसके बच्चे बग़ैर खाए रोज़ा रख रहे हैं और बग़ैर किसी रोटी के रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, फाके काट रहे हैं, वो हल्फ इस चीज़ का उठाते हैं कि कुरान पाक पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हमें बता रहे हैं कि इस अवाम को इस नहज तक ले आएंगे, यहाँ तक पहुँचा देंगे कि बग़ैर खाने के इनके लिए मरना आसान हो जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। अमवात की तादाद जो है वो इस आटे के असूल के लिए अब 10 हो गई है। मैं बार बार एक चीज़ कोट करती हूँ, इसको कोट करके मैं अगली खबर पर जाऊँगी, वो सिर्फ ये कि अगर आटे का ये हसूल जिसके लिए लंबी कितारें लगाई गई हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, हरमीत अगर बिल जो है वो हर घर में जा सकता है तो एक आटे का थैला हर घर में क्यों नहीं पहुंच सकता। ये इतनी आसान सी स्ट्रेटजी और पॉलिसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। खैर, अल्लाह को आपने जवाब देना है, रमज़ान का महीना है, हुक्मरान कर रहे हैं वो तो सो कर रहे हैं, अपने एंड से कोशिश करें कि या इन इदारों के ज़रिए या अपनी ज़ात के ज़रिए या अपने बंद से जो आपको बंद पड़ता है वो करें, और इन लोगों की मदद ज़रूर करें जो आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो ईद हो, त्यौहार हो, या उससे पहले ये पूरा रमज़ान हो, जो आपसे बंद पड़ता है आप ज़रूर करें, अपने एंड से करें। खैर, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हमने एक अच्छी खबर भी आपको आज देनी है, प्रोग्राम का चूँकि हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो सालों पहले पाकिस्तान से जा चुके हैं, लेकिन यकीनन कुछ सोच कर गए होंगे कि हमने पाकिस्तान का या तो नाम रोशन करना है तो हम बुनियादें हमारी पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करना और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र बनना ऐसे लोगों का ही क्रेडिट है। हमज़ा की आपको मैं खबर दूंगी। हमज़ा यूसुफ जो कि स्कॉटलैंड की स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पहले तारीख में ना सिर्फ वो लीडर बने हैं बल्कि वहाँ का मौजूदा हुकूमत जो है उसके मिनिस्टर भी कहलाए हैं। अगर आप वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों की बात करें, वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की बात करें, 2 क्रेडिट हरमीत, इनके अब्बा जो है वो यूसुफ उनका नाम है और वो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से मियाँ चन्नू से था, और मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमज़ा यूसुफ की, जो कि पाकिस्तानी नियाद हैं, स्कॉटलैंड के पहले लीडर बने हैं, मुसलमान सरबरा बने हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के, और इसके साथ साथ मिनिस्टर भी बने हैं। वो भी भारी अक्सरियत से, जब वोटिंग हुई तो भारी अक्सरियत से उन्होंने तमाम लोग जो उनके जानने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उन्होंने उन्हें मिनिस्टर बनाया। और हरमीत, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि मुसलमान पूरी दुनिया में, पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर हम इस तस्वीर को देखें, आज इस मियाँ चन्नू के इस नौजवान को देखें, पाकिस्तान यहाँ से जाने का मकसद एक ही था कि अपना जो मुस्तकबिल है वो रोशन उसको वहाँ पे नज़र आ रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में अगर हम देखें तो कुछ लोगों का, कुछ घरानों का जो है वो कब्जा है और वो रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन बाहर आप देखें कि एक मियाँ चन्नू का एक नौजवान जो उठ के खड़ा होकर स्कॉटलैंड का वज़ीर आज़म बन जाता है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी ये वो पैगाम है तमाम तर उन ममालिक की जानिब से जहाँ हम देखते हैं कि तरक्की है, खुशहाली है, मुल्क खुशहाल है, अवाम खुशहाल है, और वहाँ पर मुख्तलिफ सोचें जब मिलती हैं, एक नई सोच तख्लीक होती है, तब जाके मुल्क तरक्की करता है। और यही चीज़ हमने वहाँ देखी है। यहाँ तो माजत के साथ किसी मिनॉरिटी के बेचारे को मिनिस्टर लगाना भी बहुत बड़ी बात है, सीएम लगाना तो दूर की बात है, किसी बड़ी मिनिस्ट्री में बिठाना भी बड़ी दूर बात है। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए बाहर की दुनिया को जो कर रहे हैं, और ये बिला तफरीक के कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक आप देखें ना कि कनाडा का जो वाइस पीएम है वो सिख है,
मुस्लिम आपसे इसी तरह मेयर जो इंग्लैंड का है वो मुस्लिम है, इसी तरह हमने हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। तो तरक्की के राज भी यही हैं कि वो देखते हैं कि कौन उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है, और तभी जाके उसके हक में वोट दिया जाता है और उसी को इलेक्ट करके उस कुर्सी पर बिठाया जाता है जिसके वो लायक हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ी खुशी है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये नौजवान पाकिस्तानी नजात जो है ये जाके अगर एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, जिस तरह हमने देखा कि इंग्लैंड का वज़ीर-ए-आज़म अगर आप देखें तो वो भी इंडियन नजात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक वक्त था, मैं तो इसके साथ रिलेट करूंगा कि एक वक्त था कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आज वक्त बदल चुका है। हाँ, हमारे ये एशियन जाके कहीं ना कहीं वो बदला ले रहे, तो कांग्रेचुलेशन। और हरमीत एक बात और भी आप देखें कि सियासत की तशरीह हम पाकिस्तान में कैसे करते हैं। अगर हमने किसी घर में या किसी वर्क प्लेस पे कहना हो ना कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं यहाँ सियासत हो रही है। मतलब इन नौजवानों की अगर हम बात करें तो पीछे एक सक्सेस स्टोरी है। 26 साल की उम्र में जब इन्होंने किसी पार्टी को एज अ मेंबर ज्वाइन किया तो वो एक आगाज था उनके करियर का। आप सोचें कि उसके बाद एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और आज वो अगर वज़ीर आज़म के साथ साथ मिनिस्टर होने के साथ साथ अगर एक पार्टी के लीडर बने हैं, मुसलमान एक पाकिस्तानी नयाद है, पहली बात। दूसरी बात वो मुसलमान है, तीसरी बात सियासी पार्टी के लीडर हैं। तो ये बहुत सारे क्रेडिट्स जो हैं इसके पीछे यकीनन एक जर्नी है, एक सक्सेस स्टोरी है, एक स्ट्रगल है। लेकिन अगर इस तरह के नौजवान हरमीत पाकिस्तान में आकर सियासत करने की कोशिश करें तो उसके लिए या तो आपको ख़ानदान में पिछली 3 नस्लों का सियासत में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात, या फिर आपका एक फैन फॉलोइंग होनी ज़रूरी है। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें या नवाज शरीफ फैमिली की बात करें या आसिफ अली ज़रदारी फैमिली की बात करें, तो या तो आपके जद्दी पुश्ती आप सियासत में होंगे या आपको विरासत में मिली होगी सियासत, तो आप सियासत कर सकते हैं अगर आप नौजवान हैं, या फिर अगर आपके पास फ़ैन फॉलोइंग या आपको लोग पसंद करते हैं या कोई और आपके पास इस तरह का यानी शोहरत है आपके पास, तो फिर शायद आप सियासत में कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हमें सियासत में ज़रूरत है उन लोगों की जो काम करना चाहते हैं। टेक्नोक्रेट की अगर हम बात करें, उन नौजवानों की जो कि तालीम याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर हैं, जो नया स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, नया थॉट प्रोसेस रखते हैं, शायद हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन उनको सियासत में जगह देना, खैर ये तो हमारे बस की बात नहीं है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले आने से पहले आपको हमने पूरा एक रन डाउन जो कि टिपिकल हम आपसे शेयर करते हैं उस पर चलते हैं कि आज की हमने टॉप स्टोरी में आपको क्या क्या बताना है। लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। सो आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल आपको सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त तकसीम होता दिखाई दे रहा है। 2 जजेस के एक तफसीली फैसला आने के बाद सूरत हाल ये है कि कल अहम इजलास में और कौमी असम्बली में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से खिताब किया गया, उस खिताब के बाद तरमीमी बिल जो है उसका मुसवदा पेश किया गया, फौरी मंजूर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या जजेस साहिबान के जो इख्तियारात हैं उनको तब्दील करने की ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि बाकायदा तौर पर मंजूरी के बाद अब ये जो फैसला है वो हो चुका है। तो खैर कौमी असम्बली में मौजूद ना होने वाली पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो असम्बली से निकल चुकी हैं, जो कि असम्बली तहलील करने का फैसला करने के बाद अब किस मकाम पर हैं, उनको कितना नुकसान हो सकता है सियासत में, और सियासत जो है वो अब कहाँ जाके ठहरेगी, या फिर KP की या पंजाब असम्बली में इंतखाबात को लेकर आज खुद नोटिस को लेकर उसकी खिलाफ वर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है। बड़े आसान से और सादा से सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख दे? इस सवाल का जवाब जो है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जितनी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हमें हमारी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और सियासत लग रही है। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में और इस सेगमेंट में, और पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। हम तो थक गए सुबह सुबह मतलब सियासत की बात करके, और ऑब्वियसली मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ अच्छी बातें भी आपसे कर लें कि अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है और फिर आपने ईद की शॉपिंग कम वसाइल में करनी है, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि महंगाई है, सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लेकिन चूंकि रोजे आए हैं, रोजे गुजार अगर हम बहुत कोशिश करते हैं ना कि चीज़ों को अच्छी तरफ ले जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ हमारे पास सामने आ जाती है और फिर हमें वहाँ पे यूटर्न लेना पड़ता है, बड़ा ब्रेक लगा के। तो बात आपकी दुरुस्त है कि फिर महंगाई है, लेकिन मेरे ख्याल में आप ऑप्शन लेके आई हैं। लेकिन आपको पता है मेरे पास आप सबके लिए एक सोल्यूशन है भाई। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा, देखिए अगर रमज़ान आया वो हम माशाल्लाह 30 रोजे गुजारेंगे तो ईद भी तो आएगी ना। ईद एक त्यौहार है, मनाना है, खा आपके घर के हालात कैसे भी हैं, ऐसा खुशी का मौका है, सब इकट्ठे बैठते हैं, दुख सुख बांटते हैं, जो साल साल एक दूसरे से नहीं मिलते उनको मौका मिलता है साथ बैठने का। तो ईद को सेलिब्रेट तो करना है, कम पैसों में, कम वसाइल में। अगर आपने अपनी बेगम को ईद का जोड़ा देना है तो आपके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? अगर आपने घर के बच्चों के लिए ईद का जोड़ा लेके जाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? एक डिज़ाइनर होंगे हमारे साथ, तो उनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से कि किस तरह से आपके कम बजट में अच्छे कपड़े खरीदे जा सकते हैं और ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है, या ईद की शॉपिंग ऑनलाइन कैसे की जाती है। खैर इसको हमने आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। आगे बढ़ेंगे और हम
आजकल चूँकि रमज़ान है, रमज़ान में आप देखते हैं कि बहुत सारी ट्रांसमिशंस मुख्तलिफ चैनल्स पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिश की जाती है उन इदारों की जो कि फ़लाह व बहबूद के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे काम करे जिससे नेकी भी डबल हो जाए और जो मुश्किल में और परेशानी में उनकी मुश्किल और परेशानी भी हल हो जाए। खैर 8 साल बाद एक बच्चा जो गुमशुदा था और जो दिमागी तवाज़ुन जिसका बिल्कुल ठीक नहीं था, मोहसिन नकवी जो कि हमारे वज़ीर आला हैं, उनकी कोशिशों से और उनकी टीम की कोशिशों से कहा जा सकता है कि ये अभी जो है एक माँ जिसका बाप तो हयात था जब बच्चा गुम हुआ, लेकिन उस दौरान जब वो अपने बेटे से मिलने की आस में जान की बाजी हार गया और अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ को 8 साल बाद अपने बच्चे को देखने का मौका मिला। वो बच्चा कहाँ से बाजियाब हुआ, टीम ने कैसे कोशिश की, ये सारी स्टोरी खैर आपने सोशल मीडिया पे भी तो देखी होगी, लेकिन हम भी अपने प्रोग्राम का खासा इसको बनाएंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लवाहिकीन को जब वो बच्चा मिला तो वो क्या इमोशनल मोमेंट्स थे, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे और हमने कुछ ऐसी आपको जगह भी दिखानी है। तालीम जो है वो उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि तालीमी इदारे, वो हमारे स्कूल हों, खा लाइब्रेरियाँ हों, वो ऐसा कीमती असासा है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता या तो नापैद होती जा रही है लाइब्रेरीज़, और जो मौजूद है उनकी हालत ज़ार जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। एक ऐसी लाइब्रेरी है, कहाँ मौजूद है, उसकी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में एक लंबी सी अच्छी सी रिपोर्ट है, हम आपसे वो शेयर करेंगे और फिर इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जो है उस पर चलेंगे और अगली खबर जो है वो एक खबर के अंदर बहुत सारी खबरें हैं, तो गेस व्हाट हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेली डोज करेंगे आज का। डेली डोज में आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम लाइक हम हर जगह से कोशिश होती है कि हर मुल्क से खबरें शामिल करके आपको ये एंटरटेनिंग सेगमेंट जो होता है इसमें आप थोड़ा सा एंजॉय कर सके और हैरान हो सके कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली खबर आपको देंगे डेली डोज की, और डेली डोज की पहली खबर जो है वो आर्ट से लेके है। मतलब एक आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि एक आर्ट जो है या तो वो गॉड गिफ्टेड होता है हरमीत, या फिर आपको बाज़ चीज़ें विरासत में भी मिलती हैं। अब ये एक ऐसी बच्ची है जो कि आर्टिस्ट है। अब ये क्या आर्ट करती है, मोतियों से पोर्ट्रेट भी बनाती हैं और मोतियों से खताती भी करती हैं। अब ये जो इनको ज़ौक़ और शौक़ है हरमीत, ये इनको इनके वालिद साहब से मिला है, लेकिन इनकी ख्वाहिश कितनी खूबसूरत सी है। खाना काबा और मस्जिद नबवी में वो अपनी खताती को आवेज़ा करना चाहती हैं और इसकी ख्वाहां है, और ये आर्टिस्ट ने अब तक पता नहीं कितने मन मोती जो है उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं। मतलब अगर आप पोर्ट्रेट्स की बात करें, खताती की बात करें, आयात की बात करें, अहादीस की बात करें, सीनरीज़ की बात करें, तो उन्होंने इन मोतियों को इस्तेमाल करके, जो कि हरमीत मुझे लगता है बहुत ट्रिकी काम है, बहुत बारीक और बहुत नज़र वाला काम है। ये वाकई में सोहा एक चीज़ जो बाहर मैंने देखी है ना, ये वाली खताती कि मोतियों को प्रोना और उससे मुख्तलिफ आयात जो है उसको लिखना जो है, ये वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। और मोतियों को प्रो के रंग बिरंगी मोतियों को और फिर एक ही इसमें लड़ी में प्रो देना और फिर उसी तरह लिखाई करना, यकीनन वाकई में बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर अगर हम देखें तो अल्फाज भी आपने उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन मैंने बाहर बहुत ट्रेंड देखा है और बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं इस पे काम करते हैं, और पाकिस्तान से इसकी ज़्यादा डिमांड होती है बाहर ममालिक में, और ख़ासकर रमज़ान का जब महीना आता है तो इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं आपके पास टैलेंट है और फिर वो मुनफरिद किस्म का टैलेंट है, और उस टैलेंट को आपका जो जज्बा जुड़ा है और आपके जो जज्बात जुड़े हैं अपने मज़हब के साथ, और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि वो चीज़, ज़ाहिर बात है मक्का मदीना की मैं बात करूँ तो तमाम तर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस स्थान है, पाक सरज़मीन है, और हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती कि वो माथा टेक के वहाँ पे जाए, वहाँ पे सजदा करे, वहाँ पे कम से कम उसके हाथ के लिखे हुए वो चीज़ें जो ये बच्ची की ख्वाहिश है, तो मेरे ख्याल में ये हर एक मुसलमान की ख्वाहिश। लेकिन हाँ, ये बात है कि इंतहाई मुश्किल काम है, और रंगों में प्रो देना, माला में प्रो देना और फिर लिखना, यकीनन ये उस पे काम मेहनत तलब काम है। और फिर इस किस्म की मेहनत करना मेरे ख्याल में, और एक खातून जिसके पास इस किस्म का टैलेंट है, तो वही हेड्स ऑफ। अच्छा, ये ख्वाहिश तो इंशाल्लाह सदफ निसार की ज़रूर पूरी होंगी। नाम इनका सदफ निसार है, और हमीद पहले तो आपको पता है उनकी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो बचपन से इस काम को कर रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपको विरासत में मिलती हैं, कुछ आर्ट आप सीखते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। उनके वालिद साहब बहुत लंबा अरसा, मतलब अपनी सारी ज़िंदगी ये आर्ट जो है वो करते रहे हैं। और ये अगर सदफ की हम बात करें तो बहुत सारी एग्जीबिशंस में और बहुत सारी ऐसी मतलब कंपटिशन्स में वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जहाँ पर उनको बहुत अच्छे इनामात भी मिले हैं, और इनको लोक विरसा की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है, उससे भी नवाजा गया है। खैर, पहले ही बहुत ज़्यादा शोहरत तो ये रखती हैं, लेकिन इनका कहना ये भी है, जो कि अच्छी बात है, जैसे कि हरमीत आप कह रहे हैं कि अप्रिसिएशन अपने मुल्क से, अपने लोगों से तो मिलती है, लेकिन जब आपको यहाँ पर मुकीम लोग नहीं बल्कि बाहर जो मुसलमान बसते हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में,
वो बड़े शौक से ऑर्डर करते हैं। मतलब एक एग्जीबिशन में यहाँ पर अगर आए तो कोई गैर मुल्की सयाह जो है वो एक इनकी पोर्ट्रेट या एक इनकी खताती लेकर चला गया। अब एक आपको पता है आर्ट को जब देखें, और आर्ट के दिलदादा लोग जो हैं जब किसी आर्ट को किसी जगह आवेजा देखते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमारे घर में भी होना चाहिए। तो ऐसे ये चीज़ फैलती गई और वो कहती हैं कि मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि मुझे ये ऑर्डर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा आते हैं। खैर पाकिस्तान में भी वो कह रही हैं कि अप्रिसिएशन बहुत है, लेकिन ये जो मेरी ख्वाहिश है मैं चाहती हूँ कि ये ऐवान वाला तक ज़रूर पहुँचे और वहाँ से ये आगे ट्रैवल करे। मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया पर हरमीत आ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं से आपकी सुनवाई हो जाती है, आप पहुँच जाते हैं वहाँ तक जहाँ पर जाने की आप ख्वाहिश करते हैं। तो इनकी ख्वाहिश है खाना काबा और मस्जिद नबवी में अपनी खताती को आवेज़ा करने की। तो होपफुली कि आपकी ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे और इंसान उसके वसीले बनेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो 91 साला शहरी है, बुजुर्ग है, अब आप इन्हें जो भी कह लें, लेकिन आपको पता है जहाँ से हम खबरें देते हैं बरतानिया की एक स्टेट है जहाँ से हम आपको खबर दे रहे हैं। अब ये जो है बेसिकली अब ये बूढ़े तो है नहीं, क्योंकि हमने ऐसी बूढ़ी खवातीन और ऐसे बूढ़े शख्स जो हैं उनकी बहुत सारी खबरें दी हैं जो अपनी बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि हम भी समझते हैं कि ओ माय गॉड ये कैसे इस उम्र में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप देखें हाइकिंग की अगर हम बात करें तो ये 91 यानी 91 ईयर्स इनकी उम्र है और इनका ताल्लुक जो बरतानिया की एक स्टेट से है। और उन्होंने आपको पता है कि हाइकिंग करके ना सिर्फ ये रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बल्कि उसके साथ साथ एक और क्रेडिट है हरमीत, और वो ये है कि बुजुर्ग यानी सबसे तवील उम्र शख्स होने का क्रेडिट उनके पास आया है। लेकिन ये उन्होंने कब किया है? अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन में। आप ये चेक करें ज़रा कि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे हमें जाना पड़े इस उम्र में, तो हम सोचेंगे ओ माय गॉड सर्वाइवल कैसे होगा, लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस जब आती हैं तो वाकई में हम आपने बड़ा फोकस किया कि हम मैं जवान कहूँ या उसको बूढ़ा कहूँ, क्योंकि जो जिस किस्म से वो इक़दाम कर रहे हैं और फिर इस किस्म की बर्थडे सेलिब्रेट करना और वो भी आपको ट्रैवल करना है और कहीं ना कहीं पहाड़ अबूर करने हैं, लेकिन इस उम्र में तो मेरे ख्याल में ये वाकई में उसकी हिम्मत को और उसकी फुर्ती को वैसे दाद देनी होगी कि उसने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। और मेरे ख्याल में सुहा हम इस किस्म के जब रिकॉर्ड आते हैं तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ पे मैंने देखा कि बुजुर्ग जो है जिनकी उम्रें काफ़ी होती हैं लेकिन वो रेगुलर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हमारे मुल्क में भी कि जहाँ सड़कें नहीं हैं तो डेली रूटीन पर या हफ्ते में वो सौदा वगैरह ख़रीदने के लिए जब शहर की तरफ आते हैं और फिर पैदल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड हमारे हिस्से में भी आ सकता था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस बार सोचा नहीं और पाजी ने बुजुर्ग ने हमारे जो है ना फैत उसको उठा दिया। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस उम्र में आपको खांसी की शरबत के बजाय और ना मंजे पे लेटने के बजाय और किसी को डांटने के बजाय आप खुद से काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और हरमीत उनके ग्रुप को आप चेक करें ना, अगली खबर हमने आज से 1-2 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद हमने ये खबर भी देनी है कि उनके साथ वाले जो लोग हैं उनकी उम्र भी कोई खासी जवान नहीं है, मतलब वो उनकी उम्र के लगभग होंगे, 80 के होंगे या 85 के होंगे। तो ये देखिए एक ग्रुप है, उम्र रसीदा लोगों का ग्रुप है, लेकिन दिल उनके कितने जवान है, उनकी अज़ाइम कितने जवान है और उनकी सोच कितनी जवान है। इस उम्र में आपने भी ये करना है। ये खबरें देने का मकसद ये होता है कि हरमीत आप और मैं जो है ना इस उम्र में यहाँ पहुँच जाए और वो सारे रिकॉर्ड बना लें और इतने तरोताज़ा इतने तवाना रहें जितनी इस उम्र के तकाजे होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। बहुत महंगी खबर है बॉस। अगली खबर जो है बेसिकली आसमानी पत्थर से बना ये हैंड बैग जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम पत्थर नहीं है, शहाबी पत्थर, मतलब 55,000 साल पहले ज़मीन पर गिरने वाले ये आसमानी पत्थर जिसे कहा जाता था, वो अभी तक आपको पता है ये जो ममालिक हैं वो बहुत संभाल के रखते हैं इस तरह की एंटीक चीज़ों को। और अब एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये हैंड बैग बना ली है। हैंड बैग की कीमत क्या है? $43,000, जो कि पाकिस्तानी 1.25 करोड़ रुपए बनती है। तो 1.25 करोड़ रुपए का ये खूबसूरत बैग आम बैग नहीं है, शहाबी पत्थर से बना हुआ ये बैग, और इसकी शाइन, इसकी क्लास, इसका स्वैग वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हरमीत इसको भी कोई खरीदेगा? डेफिनेटली बनाया तो खरीदेंगे ना, लेकिन चंद एक बनाया, कोई 8-9 बनाया बस। ऐसे ही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत उनकी जो सोच, उनका जो ख्याल होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नायाब हों और चाहे उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना हो, कीमत उनके पास उस किस्म के पैसे भी होते हैं, तो वो फिर इस किस्म की चीज़ों को संभाल के रखना या उसका इस्तेमाल करना, ये ट्रेंड हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी अगर हम देखें तो वाकई में एक यूनिक सी चीज़ है कि जिसकी उम्र, यानी एक ऐसा पत्थर जो आसमानी पत्थर है और वो भी हज़ारों साल पुराना है और उसके एक बैग मार्केट में आता है, तो मेरे ख्याल में ख्वाहिशमंद जो है ख़रीदने के 1000 होंगे। और वैसे बैग भी एंटीक है।
और आपको पता है कंपनी ने हरमीत ज़्यादा बनाए भी नहीं, पाकिस्तानी $1.25 करोड़ बनते हैं और $43,000 जो है वहाँ के बनते हैं, तो उन्होंने बनाए भी 7-8 हैं। उन्हें पता है कि कम ही लोग हैं जो कि पता नहीं फैशन के दिल ज़्यादा होंगे या पैसों के, खैर उन्होंने ख़रीदना होगा, इसलिए उन्होंने बड़ी लिमिटेड एडिशन के तौर पर इसको बनाया है। अगली खबर पर चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। एंड गेस व्हाट, की खबर मैंने यहाँ से पहले कहाँ देखी। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने कल अपना एक स्टेटस लगाया था सोशल मीडिया पे, मैंने वहाँ पर ये खबर देखी, मुझे लगा कि उन्होंने अपने फ़ोन से कैप्चर की है, लेकिन आप ये देखिए कि 5 सियारों की चांद के करीब तरीन होने की ये खूबसूरत मंजर जो है, इसको कितनी खूबसूरती से कैद किया है कैमरे ने। चांद आप देख रहे हैं जो कि आपको पता है महीने के दिनों के मुताबिक है, जितना आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल बारीक सा, और उस चांद के बिल्कुल करीब आपको वैसे दूर से देखें तो आपको एक सितारा नज़र आता है कि ये एक सितारा है, लेकिन आप उसको क्लोज करें, एक दफ़ा दोबारा ज़रा क्लोज करें, इस पिक्चर को क्लोज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो 1 2 3 4 5 सियारे एक साथ हैं जो कि चांद के करीब तरीन है। ये देखें, जब इसको जूम इन कर रहे हैं तो जूम इन करके इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि चांद के बिल्कुल करीब जो है ये 1 2 3 4 5, और हरमीत ये कितना खूबसूरत मंजर है और बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपने तो फरमाया सितारों की कहकशां बड़ी खूबसूरत, बहुत मुख्तलिफ वीडियोस वैसे आती हैं यूट्यूब पे, और हम देख रहे हैं कि इस पे काम भी हो रहा है कि वो उस दुनिया को भी हम देखें, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। लेकिन जितने भी हम देखते हैं कि इस किस्म के, या जैसे कहा जाता है टूटा सितारा, इस किस्म की चीज़ें, आपको ये मनाजिर ना, कभी आप शुमाली इलाका जात की तरफ गई हैं तो आप तो जाती रहती हैं, वहाँ पे रात को मेरी तो कोशिश होती है कि भैया मंजा ढा के ना खेतों में देख के आराम से ऊपर जो सितारे जो है या शहाब साकिब जो है, ये आपके आसपास से आपको बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं शहर के मुकाबले में। तो बड़े खूबसूरत से मनाजिर जो होते हैं वो बहुत सारे लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में ये वीडियो जो आपने बात की कि इंडियन के बॉलीवुड के मारूफ अदाकार लेजेंडरी अमिताभ बच्चन ने भी शेयर की है, तो बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, ये नेचर, ये कुदरत, अगर हम इसको करीब से जाके देखें कहीं ना कहीं मसनूई चीज़ों से हट के। और आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हरमीत के को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पहले प्रिडिक्शन कर दी जाती है, तो इसकी प्रिडिक्शन भी पहले की थी और लोग बड़ा बेसब्री से इस मंजर को देखने का इंतज़ार भी कर रहे थे। खैर ये मंजर तो बहुत सारे लोगों ने कैद करने के बाद ही देखा होगा, लेकिन हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहर लाहौर की अगर हम बात करें, किसी भी शहरी इलाके की हम बात करें, तो वहाँ पर चूँकि आसमान इतना गर्द आलूद है, इतनी बड़ी बड़ी इमारत हैं कि हमें ये अगर हम देखें भी तो आसमान पर कोई 1 2 ही सितारा नज़र आता है, या उसको देख के हम खुश हो जाते हैं, या अपने बच्चों को बताते हैं वो देखो मून, वो देखो स्टार। लेकिन अगर आप किसी शुमाली इलाका जाट की तरफ जाएं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात के वक्त आसमान देखने वाला होता है, सितारों की कहकशा होती है, नीट एंड क्लीन आसमान होता है, आपको देखकर आप महसूस करते हैं कि आप नेचर के कितने करीब हैं। ये एक मंजर जो आपने देखा, ये भी कुदरत का एक शाहकार है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि चांद, उसके करीब 5 सितारे जो कि देखने में एक सितारा लगते हैं, लेकिन करीब जाओ तो क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। खैर हमने अब लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आते हैं। आप कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमने देखा कि ईवान में होने वाले इजलास के साथ साथ कौमी असम्बली का जो इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब भी किया। उसके बाद चीज़ें बहुत क्विक हुई हैं। अगर हम तरमीमी बिल की बात करें जिसका मुसवदा कल पेश किया गया, फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया गया, जिसके बाद जो चेंजेस आए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, जो कल बिल पेश किया गया जिसकी मंजूरी के बाद अब इख्तियारात जो हैं वो नोटिस लेने के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बल्कि 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 2 सीनियर जजेस साहिबान होंगे शामिल, और उसके बाद ही उस पर एक लंबी कार्रवाई, एक लॉन्ग प्रोसेस जो रखा गया है। ये जो क्विक कल सारा कुछ हुआ, इस पर आप क्या रिव्यू करेंगे? जी देखिए, अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, एक मुजवजा तरमीम है, और इस पे आज असेंबली में बहस मुबाहिसा होगा और उसके बाद ही शायद ये पास होगा, शायद इसलिए कि अभी इस पे बहस होनी है। और दूसरा ये, इसके बाद अगर उनको नंबर्स भी मिल गए, क्योंकि एक लिहाज से आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है पूरे ऐवान की, और अव्वल तो सवाल ये कि क्या 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी। अगर 2/3 अक्सरियत मिल भी जाए तो क्या फिर सदर ममलिकत उसको फौरी तौर पे साइन कर सकेंगे। लिहाजा इसमें अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। अलबत्ता जहाँ तक इसमें तमाम प्रोसेस में तेजी दिखाने की बात, वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है खुद को बचाने की। मुख्तलिफ
इलेक्शन से बचा रही है खुद को, और फिर सुप्रीम कोर्ट के गज़ब से खुद को हटाना चाहती है, बचाना चाहती है। हालांकि जो जिन लोगों ने भी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सुओ मोटो का केस उठाया है, वो ये भूल गए कि अगर एक वजीर आजम तमाम कैबिनेट की नाकामी का जिम्मेदार होता है, कप्तान को, टीम के कप्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है और वही फैसले करता है ऑन ग्राउंड, तो इसी तरह चीफ जस्टिस को भी ये इख्तियारात हैं। जिन लोगों ने भी ये चीज़, ये प्रोविजन डाली थी आर्टिकल 184(3), तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन जाहिर है चूंकि चीफ जस्टिस हम ख्याल नहीं है मौजूदा हो। इम्तियाज साहब, दो सवाल आपसे करूंगा एक साथ। आपसे जानना चाहूंगा सर, हमने माजी में देखा, हमने अदलिया और नून लीग की लड़ाई वो हमारे सामने है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि नून लीग की जो अदलिया पर वार है मुस्तकिल तरीके से, अब तो ये मामला भी सामने आ गया, तो क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? और कामयाब अगर हो जाएंगे तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा? और इसके साथ साथ हमने कल जिस तरह फुर्ती देखी, यानी हमारे तो बड़े सियासतदान सर बहुत एक्टिव, हम तो कहते हैं ये काम नहीं करते, लेकिन जो ये बिल लेके आए, इससे कबल जिस तेजी से ईवीएम का, नेब का, ओवरसीज का आज खुद नोटिस पे अब तो कल बन गया, तो आपको नहीं लगता कि आवामी मफादात में अगर ये आए तो बड़ी फुर्ती दिखा सकते हैं सर? वैसे जी बिल्कुल, इस पे तो मेरा ख्याल है कोई दो आरा नहीं है कि जब हमारे हुक्मरान घराने अगर चाहें तो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी से मुताल्लिक काम जो होते हैं वो साल साल अदालतों में पड़े रहते हैं या कैबिनेट की मीटिंग में उनकी बारी नहीं आती है। लेकिन इसी से उनके इजहार भी होता है। जो कुछ कल हमने देखा, जिस अंदाज में वजीर आजम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ें की GHQ की, नए फौज के सरबराह की, और उनके जो डेप्यूटी हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो ये लग रहा था कि इस इजलास में खुसूसी तौर पे उनकी मदह सराई के लिए वजीर आजम ने वक्त लिया है। तो उससे ये भी जाहिर हो रहा था कि वो हर हाल में फ़िलहाल फौज को खुश रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये फैसला कर लिया है तमाम जमातों ने कि अब अदलिया को हमने अपने ताबे करना है, उनसे ये जो चंद इख्तियारात हैं वो वापस ले लेने हैं, और अगर वो वापस ले भी लेते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या उससे पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा? क्या उससे जो निचली अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जो इस वक्त कम से कम 30 लाख केसेस पड़े हुए हैं, क्या उससे, आप देखिए जब कचहरियों में आप जाते हैं तो गरीब लोग हैं, चप्पल पहने होते हैं, फटे कपड़े, हथकड़ियां लगी होती हैं। इम्तियाज तो साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, हमने इसमें देखा कि जिस किस्म के बयानात आए, आपने भी देखे राना सनाउल्लाह का बयान, मरियम के बयानात तो बड़ी तेजी उसमें, दीगर के, लेकिन कल जो राना तनवीर साहब हैं, वजीर तालीम में मौसूफ जो है, इससे पहले यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छा भाषण वो दे चुके हैं, बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव वो कर चुके हैं, लेकिन कल जिस तरह गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी उसने खड़े होकर जिस तरह तकरीर की, और एक फैमिली, एक खातून और एक वालिद के एक शख्स पर उसने जिस तरह इल्जामात लगे और पूरे कहकहे थे PDM की जानिब से, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो खुल के आ रही है? सर नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो चले होगी, लेकिन असल में इन लोगों का जहनी लेवल बस यही है, इनकी जो जहनियत है इससे ज्यादा कुछ नहीं वो सोच सकते हैं, और इनको एहसास नहीं है कि कितने आला दर्जे पे वो इस वक्त फायज हैं, मुकद्दस ईवान में है। और उसमें मैं तो ये सोच रहा था कि इनके अपने बच्चे पढ़े लिखे यकीनन होंगे, आया उनका कोई ज़मीर नहीं होगा, उनको क्या इन्होंने ये वाली तालीम दी होगी, और फिर वैसे तो मजमूई पूरी पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है उसको ये क्या सबक दे रहे हैं? यानी जब आप दूसरे को कहते हैं कि वो हमें गाली दे रहा है, तो क्या आप उसका जवाब अब गाली से देंगे कि आप उसको, यानी किस हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप दूसरे की गाली का जवाब मिसाल के तौर में दे रहा हूँ? तो ये तो इन्होंने तो लगता है कि राना जो कबीला है शायद वो इस काम में बड़ा माहिर है, लोगों को कत्ल की धमकियां देने में, लोगों को गालियां देने में। वो एक तरफ राना सनाउल्लाह है, दूसरी तरफ राना तनवीर आ गए हैं,
इससे पहले भी एक राना साहब थे, मेरे जहन में नजर याद सर नहीं आ रहा हम मुझे। याद करा देते हैं सर। इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अगर हम फिलहाल सूरत हाल देखें तो आइन में जिस तब्दीली की और जिस तरह मीम की बात की जा रही है, इसमें चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे या फिर तब्दीली आएगी। सर ये आइन में तब्दीली की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आइन की बात करें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने ही कराने हैं, उस पर तो अब उस तरह से बात नहीं की जा रही, जबकि पिछले कुछ दिनों में हर तबके में इस पर बहुत ज़्यादा बात की गई है, हर इदारे में इस पर बहुत ज़्यादा बात की गई है। सर अब इस वक्त इलेक्शंस कराना दोनों सूबों में कितना ज़्यादा आप ज़रूरी समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि हमारे फेवरेबल ये होगा कि चलिए एक साथ सारे इलेक्शन हो जाए? अच्छा, आप भी बहुत भोली हैं, या शायद हम सब बहुत भोले हैं कि इलेक्शन तो कोई भी नहीं करवाना चाहता है। हाँ, उस पर तो कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, लिहाजा उनको ख्वाहिश भी नहीं है, ना ही उनकी कोशिश है। ना जरूरत उनका है। इस वक्त आईनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने की बजाय वो ये को देख रहे हैं कि किस तरह उन इदारों को आप महफूज कर दें, अपने ताबे कर दें, जो आइन पे अमल दरामद को यकीनी बना सकते हैं, उसकी यकीन दहानी करवा सकते हैं। तो इस वक्त तो झगड़ा इस वक्त ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है, अपनी पार्टियों को बचाना है, आवाम के ठीक है सर, थैंक यू सो मच। फेस असल मसला है, प्रायोरिटी में ये चीज़ आती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त राह है, एक ही वाहिद रास्ता है जिससे थोड़ी बेहतरी आ सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा, ना कोई बात करना चाहता है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, एक माँ जो अपने बच्चे को चंद लम्हों के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, उसने 8 साल इंतज़ार किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंतज़ार जो है वो मुकम्मल हुआ, इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ। सोशल मीडिया पर एक खबर आपने बहुत वायरल देखी होगी पिछले चंद दिनों में, जिसमें आपने देखा कि मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँचे गुजरांवाला। वहाँ पर एक बच्चे से उनकी मुलाकात हुई। बच्चा चूँकि ज़हनी तवाज़ुन उसका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, 40% मतलब नॉर्मल बच्चों में नहीं काउंट किया जाता उसको। उसने जो भी बन पड़ा, जिस तरह से बोल सकता था बोला, और कहा कि मैंने घर जाना है, कहा कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है। और अगर माँ की हालत ज़ार की बात की जाए तो पिछले 8 साल से टूटी हुई जूती के साथ रोज़ाना रेलवे स्टेशन जाकर बच्चे की तस्वीर पकड़कर, फ़ोन नंबर पकड़कर वो रो रो कर ये कहती थी कि मेरा बच्चा यहीं आएगा, मेरा बच्चा यहीं वापस आएगा। ये वो सारा सिनेरियो जिसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन में वज़ीर आला पंजाब जब पहुँचे, और वज़ीर आला पंजाब जब पहुँचे तो वो जब बच्चे से मुलाकात की और बच्चे की सूरत हाल देखकर बच्चे ने जब कहा कि मुझे अपने घर जाना है, तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर आईजी को इंस्ट्रक्शन दी। आईजी ने कहा इंस्ट्रक्शन दी फौरी तौर पर सीटीओ को, और उसके बाद सारे सिनेरियो में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा तगदो कर कोशिश करके काम किया वो है मोहम्मद अरशद पाशा साहब, जो कि बेसिकली इंचार्ज है रेलवे स्टेशन के। 2 दिन के अंदर अंदर सारे केस को सॉर्ट आउट करके उस बच्चे को माँ से मिलवाने की, जो आप स्क्रीन पर फुटेज देख रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा और दिखाएं, मेरी टीम एक दफ़ा और दिखाए कि 8 साल बाद जब ये बच्चा अपनी माँ से मिला तो माँ ज़ारो कतार रोने लगी अपने बच्चे को गले लगाकर। और बच्चा उस वक्त आप सोचिए कितने साल का था, बच्चा 8 साल का, और आज वो 16 साल का है। वक्त उसने बहुत अच्छा गुजारा, यकीनन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में था, उस इदारे को भी क्रेडिट जाता है जिसने इतने अच्छे से बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, तालीम दी, ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम तर सहूलियात दी। लेकिन वो माँ जो रोज़ाना रोती थी, और जो 3 बहनों का इकलौता भाई हो और एक लौता बेटा हो, उसको ढूंढने के लिए वो तो रोज़ाना वहाँ जाती थी, लेकिन उससे मिलने की आस में उसके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उस माँ को सलाम और उस इदारे को सलाम, उन लोगों को सलाम जिन्होंने कोशिश की। आज हमारे साथ मौजूद है आमना बीबी ने, कहते हैं ये अली हसन की वालिदा हैं। अली हसन चूँकि मौजूद यहाँ पे नहीं है, और उनकी किसी मतलब वो वक्त कैसे गुजारा इन्होंने, वो इनसे जानने से पहले मैं ये क्रेडिट देना चाहती हूँ मोहम्मद अरशद पाशा साहब को, जिन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर, चूँकि ये इंचार्ज है रेलवे स्टेशन के, तो ये सारे मामले की गुत्थी सुलझाई और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाया। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अरशद साहब कैसे हैं आप? जी सर, आपके आने का बेहद शुक्रिया, और पूरी कौम आपके शुक्रगुजार है इस हवाले से कि किस तरह से आप लोगों ने क्विकली 2 दिन के अंदर, जो काम 8 साल में नहीं हो सका वो आप लोगों ने 2 दिन में किया। मैं चाहती हूँ अपनी ज़ुबानी आप एक दफ़ा बताएं कि आपने 2 दिन के अंदर ये सारा सिनेरियो किस तरह से आपने किया और किस तरह से ये मामला हल किया। अच्छा हुआ इस तरह से था कि लास्ट वीक जनाब सीएम साहब का विज़िट हुआ गुजरांवाला। अपने विज़िट के दौरान सीएम साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिस गए, तो वहाँ पर एक बच्चा मिला सीएम साहब को। उसने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब वो मुकम्मल तौर पे बोल नहीं सकता था, सीएम साहब को समझ आई कि ये क्या चाहता है। तो सीएम साहब ने जनाब आईजी साहब को आगे हिदायत दी इस बारे, आईजी साहब ने आगे सीटीओ साहब को हिदायत दी, और इसमें सीटीओ साहब ने एक टीम तश्कील दी जिसमें मैं बीइंग इंस्पेक्टर इंचार्ज था उस टीम में। हम फिर वहाँ पर उसके पास गए, उस बच्चे की हमने वीडियो बनाई, उससे हमने बात करने की कोशिश की कि किस जगह का रहने वाला है।
उससे हमने कुछ बातें जो हमने ऑब्जर्व की, वो रेलवे स्टेशन का जिक्र कर रहा था और रेलवे ट्रैक का जिक्र कर रहा था। हम उसकी वीडियो ले आए, लाकर हमने तस्वीरें उसकी वहाँ से तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने के बाद हम गए रेलवे इंक्वायरी में। रेलवे इंक्वायरी में जहाँ गुमशुदा बच्चों के बारे और सामान के बारे, वहाँ उनसे मुलाकात की, उनको तस्वीर दी, इस बारे बताया अली के बारे, तो उनका रिकॉर्ड चेक किया। अब हुआ ये कि इन लोगों ने किसी जगह शिकायत इंदराज ही नहीं कराई थी। जिस वक्त बच्चा गुम हुआ है उस वक्त उस बच्चे की शिकायत किसी जगह इंदराज ही नहीं हुई, तो वो रिकॉर्ड में भी नहीं था। अब वहाँ पर हम उनके पुलिस स्टेशन भी गए रेलवे के, फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को भी मिले। फिर ये हुआ कि मैंने अपने सीनियर अफसरान से बात की, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। उन्होंने कहा आप बस अड्डों में चले जाएं, आप रिक्शा स्टैंड में जाएं, रिक्शा ड्राइवर्स को मिलें, उनको तस्वीर दिखाएं। अच्छा, ये इस सारी बात में जिस वक्त हम उस बच्चे को मिल रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसने थोड़ी सी बात की थी कि मेरा चचा रिक्शा, चचा, इस तरह से उसने। हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। इसी हम फिर वो तस्वीर लेके रिक्शा ड्राइवर्स के पास भी गए। उस दिन इतवार का दिन था, इतवार को लोग भी कम थे, कम होते हैं, काम पे कम आते हैं जी। तो हुआ ये कि वहाँ से हमें रिस्पांस कहीं से नहीं मिल रहा था। बाई चांस एक कोबलर था मोची, उसके पास मैं तस्वीर लेके गया, उसको मैंने तस्वीर दिखाई। मैंने कहा कि आप इस बच्चे को जानते हैं, इसको कहीं आपने देखा है? तो उस कोबलर ने कहा ये तो अली हुसैन है। हाय हाय हाय। आपको पता है अच्छा साहब, ऐसा लग रहा है कि हमें कहानी सुना रहे हैं लोगों को, अपनी आवाम को, और उस कहानी में ये एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बाद लगता है कि अब सब अच्छा हो जाएगा। अब जिस कॉबलर की, जिस मोची की अच्छा साहब बात कर रहे हैं, उस मोची के पास आमना बीबी रोज़ाना जाती थी। मैं चाहती हूँ साहब यहीं पे हम आमना बीबी को शामिल करें प्रोग्राम में। माँ जी किवें हो, ठीक हो? शुक्र अल्लाह। 8 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिला जी। 8 साल आपने उसको किस किस तरह से ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा? माशाल्लाह मार दरोगे वाली दाता साहब यतीम खाने भी जाते रहे, कहीं पकड़ के इधर से ना दे दिया, उधर से भी नहीं मिला। फिर इधर बड़ी बड़ी दूर ढूंढा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, कोई अड्डे नहीं छोड़े, बसा वाले भी कहीं पे मिल जाए। फिर मैं आके बैठ जो कमाती सी ना अपना मंडी में काम करती, क्योंकि बच्चियाँ से मेरे साथ 3 माशाल्लाह। मैं आगे वैसे ये मैंने बताना था कि 3 बहनें हैं अली की और अली इकलौता बेटा है। हाँ जी। अच्छा। मैं जो कमाती सी ना किराए के मकान है मैं उधर से लगा देती थी। मैं से कहीं पे मिल जाएगा, फिर मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरा सहारा हो जाएगा। पुलिस के पास कभी नहीं गई? कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई? मुझे डर लगता था। क्या डर लगता? कि मुझे कहीं भी मुझे ही ना पकड़ के बाहर लेने। जब भी इन्होंने आन के खबर दी, अब देखें, ये देखिए आए मैं, ओ माय गॉड हरमीत पाजी, आप देख रहे हैं जो और ये हकीकत है। सिस्टम के जो इतना खौफ, जो तलख हकीकतें हमारे सामने आ रही है ना, कि एक माँ अपने बच्चे की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि उसको खौफ है कि मेरे पे ना इल्ज़ाम आ जाए, मुझे किसी गैंग का हिस्सा ना करार दे दिया जाए, मुझे मदद करने की बजाय मुझे मजीद मुश्किल में ना डाल दिया जाए। अच्छा, इस पे देखिएगा, ये 3 दिन से मेरे साथ है और इनका खौफ उतर चुका है और इनके जो दिमाग में पुलिस के बारे था वो भूल चुकी हैं। अभी तो ये पुलिस को दुआएं दे रही हैं हाजी साहब को, हमें। तो ये खौफ क्यों था आपके दिमाग में कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे? हाँ, वो क्योंकि मेरे साथ को टूरने वाला नहीं मिला तो मेरा चल नहीं सकता। कितनी देर पहले डेथ हुई है उसको? 7वां महीना लगा हुआ है डेथ हुई ना। कैसे डेथ हुई? वो ठीक नहीं सन, बीमार सन, टेंशन ले रहे थे कि मेरे को अज बेटियां ने तो बेटा भी होता, कोई मेरा सारा बन जाता। ये अल्लाह को पता है कि पहला मैं गुजरना कि मेरी बीवी ने गुजरना, तो मेरी बेटियां के कोल सारा होएगा। वो भाई को भी उस बेटा मांगा सी कि मैनू बेटा दे दे, तेरे पास 3 ने, चौथा अल्लाह ने दिया, मैनू दे दे, उसने नहीं दिया। अच्छा, मोची जिसके पास आप रोज जाती थी जी, वो कैसे उसके पास जाती थी रोजाना? आपको क्यों लगता था कि ये मोची जो है वो यही मेरी मदद करेगा या ये यहाँ पर कोई आएगा? उसके पास 2 साल से गुजारे सन, वो मेरे मियाँ का भाई बन गया सी। अच्छा। उत्थे बहते उठते खाते पीते कट्ठे जो करना उत्थे कट्ठे ना करना, पुछ के एक दूजे को टुरना, तो वो फिर बहुत इज्जत करता सी। वो कह मैनू ये सी कि डोट इधर से आएगा, इधर से मिलेगा मैनू, क्योंकि मैनू डोट से कि गवाचा है उधर मेरे पास है, क्योंकि इतने 2 साल है, किसी को तो पछाण होएगी कि इधर से बच्चा है फलाने दा फलाने दा या फलाने ने मैंने। वो फिर मैं जो को किराया पड़ा लभना को कमाना, वो मेहनत लगा देना, घर में कुछ है या नहीं है। इस वक्त इतनी को मैं मजबूर हाँ ना कि मैं एक टाइम की दवाई नहीं ले सकती, मैं मरीज बंदा की बीमारी कौन? मेरे दिल का मसला बन गया, हूँ आई है ना, इन्ना को सफ़र नहीं होया, इतना को क्या सफ़र है, ये नहीं सफ़र है, नाड़ा कट्टियां हो गई ने,
नारा मैं कुछ भी नहीं सुबह से खाया। इन्होंने फ़ोन किया कि आज मेरे पास असी लेके जाना है उधर से। वो मैं फिर कुछ बच्चे ने नहीं खिलाया, मेरे पास कुछ है ही नहीं सी। मैं किराए का, वो मेरे ऊपर से किराए का मकान है तो किराया चढ़ा पाया मेरे ऊपर से, मैं कुछ कर नहीं सकती ना। को मेरा बाजू जरा अपने पैर मेरा पाँव सड़े हुआ है, ये नहीं कुछ कर सकता। एक बीमारी अच्छा, इनको पता प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ खा भी नहीं सकती। इनको मैंने फर्स्ट पेप्सी दी, कोक दी, साथ कुछ बिस्किट्स दिए, केक दिए, इनको इफ्तारी करवाई हमने, बड़ी अच्छी इफ्तारी करवाई। इनको प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्टेड खाना खाती हैं। इनको बड़ा अच्छा हमने खाना खिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी खाती भी नहीं है, दिल के मर्ज की जी, वजह से। जी, जी। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है, उसने शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी हरमीत। यकीनन सोहा, एक तरफ मैं पाशा साहब को देखता हूँ, फिर माई को देखता हूँ और इन दोनों के किरदार को देखता हूँ। एक तरफ माँ है जो 8 साल इंतज़ार कर रही है अपने बिछड़े हुए बच्चे की, और फिर पाशा साहब को देखता हूँ, फिर उसके किरदार को देखता हूँ, और माई के उस सवाल को देखता हूँ कि मैंने थाने नहीं जाना। पाशा साहब, आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े प्यारे लोग, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग, ये जो थाने में ना जाने की बात माई कर रही है, आपको नहीं लगता कि, क्या आपको लगता है कि अब, या हम माजी में पुलिस स्टेशन की बात करें, या मैं बैसियत साफ़ी, जब मैं साफ़ी नहीं था मुझे भी खुद थाने में जाते हुए घबराहट महसूस होती थी, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जो है इसमें भी कुछ बेहतरी होनी चाहिए? जिस तरह आप जैसे लोग मौजूद हैं, इसी तरह एक खूबसूरत सब पैगाम जो आज जा रहा है, तो हमारे थानों में हमें इस तरह वेलकम करें ताकि ये खौफ, ये चीज़ें हटें हमसे, दूर जाए। वो मसीहा है ना, अच्छा उन्होंने हुआ, हमारी मदद अभी करनी है। पता क्या है, अभी आप थानों में आए पंजाब में, लाहौर में, वहाँ पर फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, आपको इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। इनके साथ इशू ये हुआ है, इनको अवेयरनेस नहीं है थाने आने की, इनको पुलिस से इस यूनिफॉर्म से डर लगता है। हालांकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, आप देखें मेरे साथ इनका बिहेव पूछ लें, बड़े अच्छे हैं, हर तरह की मेरे से बात करते हैं। इन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमारे बारे तो, हम तो आपके बारे कुछ और सोचते थे, आप तो फरिश्ता हैं। इन्होंने हमारे से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अच्छा। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि ये खुद सहमे हुए थे यूनिफॉर्म से। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना एक्चुअली टॉपिक कुछ और हो जाएगा, बात कुछ और हो जाएगी, लेकिन एक जर्नल पर्सपेक्टिव जो है ना, एक आम शहरी जिसको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, वो ये क्यों नहीं सोचता कि वाहिद ऐसा इदारा है जहां मुझे मदद मिलेगी, जहां मेरी फ्रंट डेस्क बनाएगी। हमें पता है कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, कल्चर जो पुलिस कल्चर है उसको बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन एक आम आदमी या एक आम रियाया जो है, उसके दिमाग में जो चीज़ इंडल्ज हो चुकी है, जो बस चुकी है, वो ये है कि यहाँ जाएंगे तो मामला लंबा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो शायद मजीद फंस जाएंगे, हालांकि हमें कुछ सुनेगा नहीं। होता ये है कि जो बंदा वहाँ पर आता है उन्हें बड़ी इज्जत दी जाती है। थाने के अंदर हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी किस्म का, किसी भी जो आने वाला होता है उसके साथ की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लोगों के सर दिमागों में ये चीज़ दिमागों में है। लेकिन मैम जो वहाँ से होके चले जाते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर अब रिस्पेक्ट दी जाती है। अरे सर देखिए, पाशा साहब, वैसे हकीकत ये है कि आप जैसे लोग बहुत कम हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन माई से पूछना चाह रहा हूँ, माई, आपने 8 साल तक इंतजार किया, क्या आपको लग रहा था कि मेरा बेटा जो है वो वापस मुझे मिला? और जब वापस मिला, जाहिर बात है ये जज्बाती मनाजिर तो हम जो दिल के होते हैं वो बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या यकीन आ रहा था कि मेरा पुत्र मेरे पास आ गया? हरमीत पूछ रहा है आपसे कि 8 साल बाद अपने बेटे को जब आप मिली जी। तो क्या आपने महसूस किया? आपको यकीन था कि वो वापस आ जाएगा? मुझे उसने बताया, ज़्यादा खूब बताया ना जाके कि तुम्हारा बेटा मिल गया। तो क्या सोचा आपने? उसको क्या मैंने जुत्ती नहीं पहनी, दुपट्टा मेरे बाजू पे सी, मैं लाइनों में दौड़ के, हाय हाय। आधी लाइनों में दौड़ के मैं पहना, जुत्ती पहनी, दुपट्टा सिर पे ला। और आप बिलीव करेंगे, जब मैंने वहाँ जाके बताया कि अली मुझे मिल गया, ये सारे लोग गली के इकट्ठे हो गए। 8 और साल सर, 8 साल गली के जश्न का समा, बच्चे को पता वो था। लोग कहे अली आ गया है, अली मिल गया है, तो बड़े लोग इकट्ठे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, अली कहाँ है, हमें मिलवाएं अली से। 8 साल कैसे गुजारे हैं आपने अली के बगैर? बहुत औखे गुजारे। माँ तो एक घंटा भी छोड़ा सह सकती। नहीं, सही गल है, सही। मेरे बेटियां ने ना तो छोटे में कहीं पे नजर ना आवे, दुकान पे चली जाए तो मैं कहती बेटी किधर 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 है, पर कोई है कि मोरो मैं दिमाग में ले के ना, तो आप दिमाग में पागल हो गई। मैं पागलों तरह ढूंढ रही, फिर रही, मुझे कहीं ना मिला। मैं अल्लाह सोने अगे से भी नहीं दिया तो पिछला भी तूने खो लिया। ये हूँ तेरे तो अल्लाह सोने डोरी सुटी है, तुमने देना या देना नहीं, तो मैं हूँ तुसी डिग गए तो तुसी उठाना। रब ने फिर फरियाद सुन ली मेरी, तो पंजाब ते मैं शुक्रिया अदा करनी है जिन्होंने मैंने ढूंढ के दे दिया। हाँ, वज़ीर आला पंजाब है, उनका पूरा महकमा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो,
जहां 8 ऐसा इदारा, एक ऐसी जगह जहां 8 साल आपके बच्चे को रखा, तालीम भी दी, वहां पे सहूलियात भी दी। जो हालात तो बता रहे सर इसके कि साल पूरा बीमार हुआ है, इसको नाली लग गई सी पेशाब वाली, तो मैं उन्हें वीडियो दिखाई तो मैं कह रही सी जी अगर इन्हें कुछ हो जाता तो फिर ही मेरियां भी तो अंदर बुझ जानियां सन, कि मैंने पता चल जाना कि मेरे बेटे ने कुछ हो रहा है। ये बीमार होता सी तो मेरे दिल में कुछ होता सी। मैं एक दो से बात की मसाया से, उन्हें कहा कि तेरा बेटा जिंदा, जैसे उसको तकलीफ होती है उसलिए तेरे को तकलीफ होती है। हाँ, बात अच्छा सच मैम, है, हुआ ये बात कि सच है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस में एक उनके ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने बताया कि इस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसको प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसके अंदर ना पथरियाँ बन गई थी पित्ते में। तो कहता मैं 8 दिन इस बच्चे के साथ सोया नहीं था, लाइक इसकी मदर, मैंने इसकी माँ बन के काम किया। देखिए ऐसे लोग भी तो इस दुनिया में हैं, ऐसे ही तो लोग हैं, इन्हीं लोगों से तो दुनिया बनती है। सब एक और बात ये है कि वहाँ पर मौजूद जो पूरा अमला है, जो पूरे लोग हैं, वहाँ पर एक अली हसन नहीं, वहाँ बहुत अली बहुत हसन से हैं, जी। है, बहुत सारे हैं। वो तमाम लोग जिनके सर पे या तो माँ बाप है नहीं है, तो वो गुमशुदा है, लापता है। जी, जी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने क्या देखा है कि आप एज अ फर्द देखें, आप एज इंचार्ज ना देखें, एज अ फर्द देखें। आपने कोशिश की, दिन रात एक किया, आपने 2 दिन के अंदर अंदर एक बच्चे को अपनी माँ से मिलवा दिया। सर ऐसे हजारों बच्चे हैं, बहुत से बच्चे। अगर एक हर महकमे में मौजूद अगर 10 लोग हैं, 10 लोग 10 बच्चों को ढूंढने में लग जाए, सर हर माँ खुश हो जाए, हर माँ को अपना बच्चा मिल जाए। अच्छा मैम, होता ये है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है कि इन बच्चों को हम इनके वालिदैन तक पहुँचा दें। हाँ, बस पहुँचा दें। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पर आती है वो ये आती है, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे वही हैं जिनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, जो बता ही नहीं सकते कि मेरे वालिदैन किस जगह है, मेरा घर किस जगह अच्छा, है। गुम भी ज्यादा बच्चे यही होते हैं। जी जी जी, लापता ऐसे। भी होते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ जाके देखा, उनका माहौल भी बहुत अच्छा है, हाँ, अच्छी सहूलियात केयर कर बड़ी रहे हैं, अच्छी हैं। सहूलियात वो भी हम दे रहे हैं। इन इदारों का तो खैर हमें भी पता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारे जहाँ पर मुखैर हजरात बड़ी तादाद में डोनेट भी करते हैं और वहाँ पर बड़ी सहूलियात दी जाती हैं। माँ जी, अली नो मसला की है दिमागी तौर पर? ये भाई भैन मेरी बेटी भी वो भी दिमाग ਦੀ थोड़ा जीन जी ਉਹ ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। मैं इसके मगर 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 मैं आके मैं आगे एक 3 बेटियों को संभालती सी, हूँ तुसने उतने ऊपर से आके पागल कर दी है कि कोल पैसे देऊंगी कि कुछ चीज़ें खा लें, उसको ला के दे, उसको ला के दे, उसको ला के दे, बांट देगा। अच्छा मैम, इसमें पता है क्या इशू है, ये जो बता रही है ना, वो जिस माहौल में रहा है, फ्रेंडली माहौल में रहा है। मैं जब वहाँ पर उस बच्चे के पास हम गए ना, तो हमने देखा कि वो सब लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। शेयरिंग कॉन्सेप्ट है जी, ना, कि आपने ये शेयर करना है हर जी जी चीज जी से। जी, ये जो बता रही है ना कि मैं वो पैसे देती सिखाया है ना, वो सबको तरबियत की है वहाँ जी, पे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक चीज़ का नोटिस लिया, महकमे अलर्ट हुए, आईजी से लेके सीटीओ तक, आपका इदारा, हर जगह लोगों ने एक्टिव होकर काम किया। सर हम एक ऐसा मोमेंट आता है जो हमें झंझोड़ देता है, जो हमें ना ऐसा करता है कि हम अब हिल जाते हैं कि ऐसा पता नहीं इन जैसा पेन, इन जैसी तकलीफ कितनी माओं ने अभी कितने सालों, सर 20-20 साल से, कराची में तो खास तौर पर देखें तो 20-20 सिंध वाली साइड पे तो 20-20 साल से बच्चे लापता है, वो जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर हम लाहौर या पंजाब की बात करें तो क्या इसके बाद कोई मोहसिन नकवी साहब की जानिब से या इदारों की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शन आई है कि खासतौर पर उन बच्चों की लिस्ट निकाली जाए जो लापता है, जिनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, जो रिपोर्ट है वो और जो रिपोर्ट नहीं है? या सर अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ही अगर हम टारगेट करें तो वहाँ से पता करें कि वहाँ जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनके पास मैंने इसकी मुकम्मल फाइल देखी थी अली की, Okay. जहाँ से मिला है, जिस दिन से पड़ा हुआ है, वो पहले दिन से लेके आज तक की उनके पास तस्वीरें, कुछ तस्वीरें मेरे पास भी मैंने उनसे ली थी। होता ये कि उनकी सायरा समथिंग, उनकी जो चेयरपर्सन है वो भी उस दिन आई हुई थी, और वो भी आगे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ये जैसे पंजाब पुलिस ने काम किया है, इनके साथ आप ग्रुप बनाएं और इसी तरह आप बच्चों को सर्च करें जो यहाँ पर हैं, इनके वालिदैन को पहुँचाएँ। तो इस दौरान जो वहाँ के इंचार्ज थे गुजरांवाला के, उन्होंने बताया कि वो ग्रुप में बिल्कुल शामिल हैं, जनाब सीटीओ साहब के उस ग्रुप में शामिल हैं, और इससे पहले भी 3 बच्चे सीटीओ साहब ने ढूंढ कर उनके वालिदैन तक पहुँचाए हैं। क्या बात है माँ जी, परेशानियां बहुत ने, अली को मिल गए जी, चंगी गल है, पुत्र वापस आ मैं गया। तो ये हुन अर्ज कर सकती हूँ कि मैं गरीब हाँ, मैं कमा नहीं सकती, जो कि मैं मरीज बने, तो मेरी कोई मदद कोई हेल्प की जाए, इन्हें पंजाब की तरफों कोई मेरी मदद की जाए, कुछ मैंने ऐसी चीज़ दे देना, कोई मदद की जाए कि जेडे जिंदे विचों मैंने कमा के मेरा बेटा दे, या मैं खुद आप कमा लूँ दुकान पे मैंने पा देने, या कोई हेल्प की जाए, मैं बच्चियों को रोटी को कमा, क्योंकि बाहर मैं काम नहीं कर सकती,
कोई मंडी में नहीं जा सकती या कोई सफ़र वगैरह नहीं कर सकती, दिहाड़ी मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसे कोई काम दिया जाए जो मेरी बच्चियां रोटी खान, तो इसको पंजाब को दुआ देन कि जिसने साडा ये किया, बिल्कुल मेरी ठीक कह मदद रही की जाए थोड़ी बाली। हैं। जी हरमीत। जी 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 बिल्कुल, माई की बातें भी मैं सुन रहा हूँ। और पाशा साहब, इन सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह सुहा ने आपसे सवाल किया कि इंसान झंझोड़ लेता है, इस किस्म की जुदाई हो तो तकलीफ व मनाजिर, आपने ये सारी चीज़ें देखी और बईसत एक ऑफिसर, बईसत एक इंसान, ये मनाजिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जाहिर बात है कि एक माँ का बेटे से मिलना, बेटे के माँ से मिलना, आपको कितनी तस्कीन मिल रही थी कि कहीं ना कहीं रब ने आपसे वो काम कराया जो बहुत कम लोगों से इस किस्म का काम लिया जाता है रब की जानिब से। सर आप बिलीव करें, जिस वक्त उस कोबलर ने बताया कि इसकी वालदा वहाँ पर हैं, और मैं इसकी वालदा के पास गया और जब मैंने इसकी वालदा को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इस इनका भी सब्र देखें, जो इतने साल से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप ये देखें, इस वालदा के अल्लाह मियां ने क्या जहन में डाला हुआ था कि 8 साल वहीं आती थी स्टेशन पर और कहती थी यहीं से मेरा बच्चा मिलेगा, और उसी मोची से मिलती थी, और उसी से ही आप देखें उसी से मिलती थी। और आप देखें कि अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा निज़ाम बनाया, और वही मोची इसका जरिया बना। अली वापस आ गया माँ जी। वापस आके किस तरह से वो मतलब आपके फैमिली के अंदर, घर के अंदर घुल मिल गया है, बहनों से मिलता है, आपसे मिलता है, वापस आके वो बड़ा खुश है? हाँ खुश तो है, बकर अजे कि फिर अलजेन होंदा नहीं काम कर रहा, मैं क्या करना है क्या नहीं करना, कि इसको क्या करना है। बहने उन्हें कह रहा मेरी आपियाँ ने आपसे मिलके क्या कहा इसमें? मेरी अम्मी है, अम्मी जेरी को अम्मी दे पैर कुटो, अम्मी दवाई पैनाडोल खा ला, मैं जरा को तकलीफ कर रही हूँ तो मैनू आंदा अम्मी की खाना है, अम्मी रोटी खानी है, अम्मी दवाई खा ला, तू आराम कर, मैं आप ही कर लेना। अच्छा मैम, इसमें हुआ ये कि जिस वक्त उस बच्चा आया, ये दोनों मिल रहे थे, बड़े जज्बाती लम्हात थे। कुछ देर बाद वो बच्चा इनके साथ बैठा हुआ था और मैं वीडियो बना रहा था मोबाइल से। अच्छा। उस बच्चे ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी मेरी बहन कैसे जी? हाय माशाल्लाह, अम्मी मेरी बहन ठीक है? हाय हाय, मुझे सब याद था सर, सर बच्चे अली हसन को सब याद था। उसने भी, अच्छा एक माँ ने जब 8 साल गुजारे ना अपने बच्चे के बगैर, रोजाना अपने बच्चे को याद किया इस आस, इस उम्मीद में कि वो वापस जरूर आएगा। सर वो बच्चा जो वहाँ बहुत बीमार रहा है ना, वो भी मुसलसल यही सोचता रहा कि मैं अपने घर से, अपनी बहनों से, अपनी माँ से दूर हूँ। तो ये तकलीफ जो 2 तरफा थी, आखिरकार वो ये एक कहानी है जो हमने आपसे शेयर की है। अर्शद, मैं आपका बेहद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हम पूरी एज अ कौम हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना अच्छा काम किया। आप जैसे जितने भी लोग हैं इन इदारों में, उनको अगर इस तरह से, अगर एज ए इंडिविजुअल भी आप एक फ़र्द भी इस तरह का काम करे, इस तरह की पार्टिसिपेशन करे और ये कारकर्दगी दिखाए, तो पता नहीं कितनी माओ को उनके लख्त जिगर जो है वापस मिल जाए। और आना बीवी, बड़ा बेहद शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे वास्ते सानिया करे। लेकिन ये सारे सिनेरियो में हमने जो चीज़ देखी है, इतनी गुर्बत एक घर में हो और फिर एक बच्चा जो है वहाँ पर लापता हो जाए, गुमशुदा हो जाए, 8 साल तक उसकी माँ जो है बच्चे को ढूंढती रहे। 3 बेटियाँ जो घर में मौजूद है, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर सामान नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है। बाप जो रोज़ाना एक अपाहिज टांग के साथ जाता है और कारोबार करने की कोशिश करता है, जो बन पड़ता है लेके आता है और घर को चलाने की कोशिश करता है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये रियाया हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मुतल्लिका महकमा जात की जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जिनका सवाल आपसे किया जाएगा, जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो ऐवानों में हैं, जो इक़्तिदार में है, जो हुकूमत में हैं, उनसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। और वो सवाल करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, यानी वो अल्लाह कहलाता है। तो आपको ज़रा सा सोचना पड़ेगा कि आपने इस हवाले से अगर एक कहानी सामने आई गई है तो इससे सबक सीख कर किस तरह से अपने निज़ाम को बेहतर करना है और इन लोगों को पूछना है, इन लोगों को सहूलियात देनी है, इन लोगों की फ़िक्र करनी है, इनकी तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हमने एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आजकल आप सुन रहे होंगे हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे, आप अगर उनसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। अब इस महंगाई में रमज़ान भी गुजारना है, ईद भी राउंड ऑफ द कॉर्नर आपको नज़र आ रही होगी। अब ये ईद जो है हमने सेलिब्रेट भी करनी है, लेकिन अभी हम प्रोग्राम के शुरू में काफ़ी इमोशनल बातें भी की हैं, काफ़ी टेक्निकल बातें भी की हैं, काफ़ी रियलिस्टिक बातें भी हमने की हैं। वो सिर्फ इसलिए कि 50,000 जिसकी आमदनी है, पहले लगता था 50,000 आपकी पे है, अच्छा चलो कुछ नहीं, 1 लाख पे लगता था कि 1 लाख है। लेकिन अगर आप घर के अखराजात देखें, जो रेंट पे रहते हैं उनके बच्चों के अखराजात, उनके तालीम के अखराजात, आपकी रमज़ान के अगर राशन की बात की जाए, तो ये सारा कुछ पूरा करने के बाद अब लोग ये सोच रहे हैं कि ईद पे हम क्या करेंगे, ईद की शॉपिंग कहाँ से करें।
लेकिन हम आपके लिए जो ये सेगमेंट खास तौर पे है, वैसे तो हम बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और अगर आप ब्रांड को देखें जो कि हैशटैग 2-3 ऐसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो ब्रांड ऐसे ब्रांड है कि हर बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और हर बंदा जो है वो वहाँ तक पहुँचकर अपनी शॉपिंग नहीं कर सकता। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो 15 से 20 हज़ार का एक मिनिमम जोड़ा आपको मिलता है जो कि ईद पे आप पहन सकते हैं। लेकिन मैं उन ब्रांड्स की बात नहीं करूँगी, खासतौर पर लोकल ब्रांड को प्रमोट करना इस प्रोग्राम में मेरा आज के सेगमेंट का मकसद है कि वो तमाम लोग जो शॉपिंग करना चाहते हैं और ईद में कम पैसों में अच्छे बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं, तो एक ऐसी फैशन डिज़ाइनर, एक ऐसा ब्रांड जो कि आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगी जहाँ पर आप इस दफ़ा ईद पे खुद कपड़े खरीद भी सकते हैं और फिर आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। लुबना नूर हमारे साथ मौजूद है, फैशन डिज़ाइनर है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी है लुबना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और लुबना को यहाँ बुलाने का मकसद भी है कि लुबना को मैंने आज से 3 से 4 साल पहले जब मैं इनसे मिली उस वक्त ये लोकल ब्रांड उन्होंने शुरू किया था और अब लोकल ब्रांड या अगर आप बड़े ब्रांड्स के रेप्लिका की बात करें या अपने डिज़ाइंस की बात करें तो कम प्राइस में एक ह्यूज रेंज जो है वो इनके ब्रांड में मौजूद है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनकी बात हमें अपने प्रोग्राम में करनी चाहिए। अच्छा लुबना, मुझे ये बताएं कि आपने जितना भी काम किया इन 3-4 सालों में, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका फोकस क्या था, क्योंकि मैं जो प्राइसेस देखती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और आपकी क्या कोशिश रहती है कपड़े डिज़ाइन करते वक्त और आप क्या कीप इन माइंड रखती है, किन लोगों को कीप इन माइंड रखती हैं? जिस तरह से आपने बात की कि रिसेंटली इन्फ्लेशन की वजह से कस्टमर की परचेज़ पावर बहुत कम हुई है, तो बीइंग अ सिटीज़न हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें जो कि बहुत हाई फाई ब्रांड्स नहीं परचेज़ कर सकते और वो भी ये हक रखते हैं कि वो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो मैं पहली प्रेफरेंस ये करती हूँ कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, लेकिन उसी बजट में रहते हुए एक अच्छी चीज़ बनाऊँ जो कि हर लेवल का जो है इंसान उसको अफोर्ड कर सकता हो। अच्छा, हर तबके से जो ताल्लुक रखने वाला एक मतलब लड़कियां खासतौर पे आपको पता है बड़ी शौकीन होती हैं, उन्हें वार्डरोब भी चाहिए, उन्हें वैरायटी भी चाहिए, लेकिन आपको पता है अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आकर सब अब रुक जाते हैं क्योंकि आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ बेच रहे हो तो उसको बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में जो एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं उसकी प्राइसेस भी हाई हुई है। एग्जैक्टली इन दोनों को पैरेलल करना, साथ मैनेज करना, ये कैसे, कितना मुश्किल हो गया? जैसे ही परचेज़ पावर लोगों की लो हुई है, लेकिन हमारे लिए जितनी, जैसे हमने फैब्रिक परचेज़ करना है, एम्ब्रॉयडरी है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, लेकिन उसमें फिर हमने इस तरह से अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया है कि हमने जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से उनको ऑलरेडी बहुत रिड्यूस था उनको और मिनिमाइज किया है ताकि हम जो है कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकें। और कॉस्ट जो है वो उसको कम से कम उसको मीट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली हाई एंड बजट पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको फिर आप के जो है एंड कंज्यूमर के लिए लेना मुश्किल। अच्छा, क्योंकि इस दफ़ा ईद पिछले कई वाली ईदों से ज़रा मुख्तलिफ है, वो इसलिए बिकॉज मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, फैशन और ट्रेंड्स भी चेंज हो गए हैं। आपको पता है जो बड़े ब्रांड जिनका ऑब्वियसली हम प्रोग्राम में नाम नहीं लेंगे, उनके कुछ स्टाइल्स, कुछ कट्स, कुछ कलर्स लोगों को बड़े पसंद आते हैं, लेकिन बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी पे, फिर बंदे रुक जाते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर आप कलर्स की बात करें, स्कीम्स की बात करें और कट्स की बात करें तो किस किस तरह की रेंज है आपके पास? हमारे पास रेंज में तो हर चीज़ है। इस दफ़ा ईद पे जो है करंटली इन ट्रेंड है अंगरखा हो गया, फ्रॉक के साथ चूड़ीदार हो गया, कुर्ती के साथ गरारा हो गया, ये चीज़ें इस दफ़ा ईद पे इन ट्रेंड हैं। अच्छा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत, आपने कुछ पूछना है लड़कियों के ब्रांड को लेके? नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि कहीं ना कहीं एक तरफ ब्रांड का चक्कर है, दूसरी तरफ आपने जो चीज़ें की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ मौजूद है कि आप अपनी ईद मयारी तरीके से, यानी सस्ते दामों भी आप कहीं ना कहीं अपनी ईद अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते। लोग ना, अगर हम देखें ईद अब मौसम बदल रहा है, हम गर्मियों में देखते हैं कि ख़वातीन जो है कलर्सफुल ज़्यादा चीज़ें जो है वो कम होती जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है लाइट कलर जो है वो ज़्यादा मार्केट में आ जाता है। तो इस वक्त ईद की बात जिस तरह सोहा ने की कि मौसम बड़ा खूबसूरत है और बहुत इलाकों में ठंडा भी है, तो ऐसे में लाहौर का ट्रेंड जिस तरह आपने बताया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ट्रेंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी तब्दीली आती है। तो इस बार क्या ईद के बाद क्या गर्मी में कोई नया ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? जैसे हम कुछ आप कह लें विंटर्स में ही हमारे पास नॉर्मल लेंथ शर्ट्स या शॉर्ट शर्ट्स चल रही थी, लेकिन जैसे ही समर्स आया तो फुल लॉन्ग लेंथ शर्ट्स आ गई हैं विद क्यूलेट्स आ गए हैं। समर्स के डेफिनेटली कलर्स जो हैं लोग ठंडे और लाइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, तो इस दफ़ा जो फैशन में कलर इन ट्रेंड है वो लेवेंडर कलर है। उसमें हम जो है लाइट कलर्स में पिस्ताचियो को प्रेफर करती हैं गर्ल्स। बिल्कुल लाइट कलर जो हैं वो समर्स में प्रेफर किए जाते हैं कि जो देख के ज़रा ठंडा एहसास हो। अच्छा लुबना, एक और चीज़ बड़ी है ना। अच्छा वैसे लुबना, एक और चीज़ हमें याद है कि 90s में ख़वातीन, अभी बीच में से ऐसा भी सीज़न आया कि
दुपट्टा अलग है, शलवार अलग है, कमीज अलग है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कमीज, शलवार और दुपट्टा भी सेम है। क्या ये फैशन क्या कंटिन्यू रहेगा या ये एंड होने वाला है? ये विंटर से लास्ट समर से फैशन चला था, लेकिन इस टाइम बिल्कुल पीक पे है। इस समर्स में ये चलेगा सेम शर्ट, बेसिकली उसको ओवरऑल प्रिंट कहते हैं, उसी में शर्ट, ट्राउज़र और जो है दुपट्टा है एक ही प्रिंट पे। अच्छा ना, एक कोऑर्ड भी है और एक कैसी आप देख रहे हैं आजकल, पहले इतना नहीं था, पहले लोग प्लेन्स और सॉलिड्स में ज़्यादा जाते थे। Exactly. अब लोगों की कोशिश होती है कि वो सेम में जाए, वो प्रिंटेड हो या प्लेन हो। तो ये जो एक नया ट्रेंड चला है आपका, इसको आपने किस तरह से कैटर किया? ये ट्रेंड हम लोगों ने तो इसको विंटर्स में भी चला लिया है, अब समर्स में ये चलेगा काफ़ी। और जो है क्या कहते हैं, इसमें फैब्रिक्स में आप उसको वेरिएशन करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फैशन जो है वो रिपीट होता है एवरी 20 ईयर्स। तो ये आप लोग देखते थे, और कम हो गया exactly. आप तो 5 साल बाद। अच्छा, अगर अम्मा की शादी की, अगर उनके फैशन की बात करें ना, तो आपको पता है कि एक ज़माने में चूड़ीदार पजामा बहुत चला था उनके, वो बताती हैं उनकी जो पिक्चर्स हम देखते हैं। फिर शरारे बहुत चले थे, अब शरारे फिर इन हैं। आप इधर आम रूटीन के कपड़ों की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स देखे जो फ्लोरल बनाते हैं। तो फ्लोरल आपकी शर्ट भी है, दुपट्टा भी है और ट्राउजर भी है और सेम है, लेकिन ट्राउजर जो वो शरारा और गरारा है, हालांकि पहले कॉन्सेप्ट था शादियों में पहनने का। एग्जैक्टली नहीं, वही बात है कि जो फैशन में चल जाता है वो अगर आप रूटीन में पहने तो वो फिर अजीब नहीं लगता। अब चूंकि हर बंदा अगर गरारा ले रहा है तो अगर आप भी पहनेंगे तो वो अजीब नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, वो मतलब आप फैशन ट्रेंड में वही आप 2 से 3 साल पहले नहीं सोच सकते। जो हमने ज्यादा देखी है, सर्दी आती है तो जाहिर बात है वेस्टर्न ट्रेंड जो है वो भी इन हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसके साथ जीन्स के साथ आप भैया 2-3 शर्ट पड़ी तो टाइम पास हो जाता है। और ऐसे भी जैकेट पहनी है, ख्वातीन भी आजकल वही करती हैं। लेकिन गर्मियाँ आ रही हैं तो क्या गर्मियों में डिमांड ज़्यादा हो जाती है? और फिर हमारे यहाँ जो समर सीज़न है वो आप देख लें मार्च से शुरू होता है, वो ऑलमोस्ट नवंबर तक जाता है। तो लॉन्स के एक तो प्रिंट्स बहुत मज़े के निकलते हैं, वो फैब्रिक इस तरह से होता है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ख़वातीन समर्स में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, क्योंकि एक तो कलरफुल बहुत रेंज आ जाती है, उसके बाद एक लॉन्ग सीज़न है, लोग कहते हैं कि चलें ठीक है नवंबर तक चलेगा। तो समर्स में डेफिनेटली जो है लोगों की शॉपिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ना ये बताएं, ह्यूज रेंज आप किस में ज़्यादा लॉन्च कर सकते हैं? मतलब अगर आपने टारगेटेड ऑडियंस को देखता हो अपने, तो ऑब्वियसली समर्स ज़्यादा होते हैं, 9 महीने की गर्मी होती है लाहौर में तो खास तौर पे। और अगर आप स्टफ़ की बात करें तो स्टफ़ बहुत काइंड्स के, पहले आप या तो कॉटन या लॉन में जाते थे, 2 ही स्टफ़ होते थे। अब तो कॉटन नेट भी है और पता नहीं ऑर्गेन्जा के बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, बहुत सारी काइंड्स आ गई हैं। और फिर इसके अलावा आई थिंक सिल्क की बहुत सारी रॉ सिल्क, पता नहीं कौन सा सिल्क। तो ये सारी जो वेरिएशंस हमारे पास आ गई हैं, इन सब को कैटर करना होता है। ज़्यादातर डिमांड किसकी है? लोग समर्स में प्रेफर करते हैं कि लॉन हो, उसमें अब हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं लग्जरी लॉन के, उसके ऊपर आप ऑर्गेन्जा के एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगा दें, उस पर फैंसी थोड़ा हैंडमेड करवा दें, ताकि मतलब कंफर्टेबल भी रहे और जो है वो फैशन भी हो जाए। अच्छा, पहले बहुत इन था लेसेस वाला काम या एम्ब्रॉयडरी वाला, लेकिन अब जो ख़वातीन है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की मैं बात करूँ, घर में जो है ना, किचन में काम भी करना होता है, बाहर आना जाना भी होता है, कोशिश होती है कि मिनिमल आपके कैजुअल में तो ऑब्वियसली वो जिसे कहते हैं लेस इज़ मोर। कस्टमर प्रेफर करता है कि बिल्कुल लाइट सा हो, अच्छा सा कट हो, अच्छा सा फैब्रिक हो, लेकिन इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी और काम वगैरह ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपने दावत पे पहनना है तो अगर आप खड़ी या ऑर्गेन्जा में जाएंगे तो जून में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि लॉन पे ही इस तरह से स्टाइल्स और कट्स ऐड करके एम्ब्रॉयडरी और इस तरह से हैंडमेड करवा के, ताकि वो एक दावत पे पहनने के लिए भी ये थोड़ा फॉर्मल भी लगे और कंफर्टेबल भी हो। अच्छा, ज़्यादा कौन सी चीज़ की डिमांड है? 2 पीस की ज़्यादा डिमांड है, 3 पीस की, या फिर आप बाज़ कुर्ते भी लोग बहुत पसंद करते हैं? जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग है वो प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट फ्रॉक हो जाए या कुर्ता हो जाए, वो उसको जीन्स के साथ कैरी कर लेती हैं। लेकिन जो ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं या जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि 2 पीस हो, ताकि ऑब्वियसली एक शर्ट ले ली, उसके बाद फिर आपने ट्राउज़र अगर लेना है तो वो फिर उसकी हैसल बहुत होती है। अच्छा लुबना, एक और ट्रेंड आजकल बहुत है, हरमीत आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, ट्विनिंग का बहुत ट्रेंड है। जो कपड़ा अम्मा ने पहना है वही बेटी ने पहना है, और जो कपड़े अब्बा ने पहने वो तो मम्मा की कोशिश होती है कि छोटे बेटे को भी आपने वही पहनाना है। तो ये अच्छा, हमने इस ईयर इंट्रोड्यूस करवाया अपना किड्स का ब्रांड किटन्स बाय लुबाना के नाम से। तो उसमें हमने ये कलेक्शन ऐड की है कि मम्मी एंड मी बेसिकली ईद के लिए जो ख़वातीन जो हैं अपनी बच्चियों के साथ मैचिंग करना चाहें, सेम ड्रेस बच्चियों का भी और अम्मा का भी हो, वो अच्छा लगता है ना। लेकिन अच्छा तो खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन ना बच्चे बड़ा इरिटेट हो जाते हैं। नहीं, उसमें आप सिर्फ वो डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाएं जो कंफर्टेबल हो बच्चों के लिए। ऑब्वियसली आप सारे डिज़ाइन नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते, उसमें से आप सिलेक्टिव डिज़ाइन लेते हैं जो आपको लगे कि बच्चों के लिए कन्वीनियंट है। ऑब्वियसली बच्चे
बच्चे बहुत ज़्यादा फंसी हो जाते हैं अगर कोई चुभने वाला फैब्रिक है या कुछ इस तरह से। तो जो कंफर्टेबल चीज़ें उनके लिए, उसमें हमने कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करके जो अच्छे डिज़ाइन हमारे पास चल रहे थे वो हमने इंट्रोड्यूस करवाए मम्मी एंड मी में। तो फिर आप हरमीत पाजी जैसे लोगों को कैसे भूल सकती हैं? मतलब बच्चियों का आपको पता है कि छोटी छोटी लड़कियों का आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है, लड़कियां जो बड़ी हैं उनके लिए भी, खवातीन के लिए भी एक ह्यूज रेंज है आपके पास, लेकिन मर्दों को अभी तक आपने क्यों कंसीडर नहीं किया? नहीं, इंशाल्लाह ये इस दफ़ा मेरे पास बहुत अच्छा किड्स का रिस्पांस आया है, तो आई एम प्लानिंग के अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मतलब exactly. मतलब आपको पास मेल की भी एक रेंज होगी, फीमेल की भी, और फिर बच्चों की। एग्जैक्टली एक बंदा आया वो सारी शॉपिंग करके यहाँ से जा सके। अच्छा, शॉपिंग से मुझे ये जानना है कि अब रुझान चेंज होते जा रहे हैं शॉपिंग के ना। अब अगर ब्रांड्स की जिनकी आउटलेट्स हैं उनकी बात भी करें, जिनकी आउटलेट्स नहीं है उनकी बात भी करें, लोग प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन आ जाए ना सिस्टम। Exactly. आपने ऑर्डर किया, वो अब रिलाई करना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले ज़माने में होता था कि जब वो आई थी ना, एक Initial सीन आया था stages कि आपने ऑर्डर कुछ और किया है, कुछ तस्वीरें आती थी, ऑर्डर में डिलीवर कुछ और होता था, वो वाला सीन बड़ा ऑफ था। अब ये बताएं कि कितना ऑनलाइन काम चलता है और कितना ज़रूरी है ब्रांड्स का ऑनलाइन एग्जिस्ट करना? जिन ब्रांड्स के फिजिकल आउटलेट्स भी हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि अब ऑनलाइन उन्होंने अपना सेटअप्स कोविड के बाद इस्टेब्लिश किया। हम लोग तो खैर हम लोग जो है ऑनलाइन से हम लोगों ने आउटलेट बनाया, तो क्या कहते हैं कस्टमर के लिए बहुत इजी है, लेकिन उसमें ब्रांड अब हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने इसके लिए पूरी टीम रखी हुई है कस्टमर केयर पे और चेकिंग पे और इन सारी चीज़ों के ऊपर। कस्टमर के लिए इजी है, एक क्लिक किया है, घर बैठे टाइम की भी सेविंग है, पेट्रोल की भी सेविंग है, और आपके पास देखने के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपको एक से तीसरी शॉप, उसके बाद नेक्स्ट शॉप में जाना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपने एक पेज देखा, उसके बाद अगला स्क्रॉल डाउन किया, तो आपके लिए जो है चीज़ ढूंढना आसान हो गया। ऑप्शंस मतलब हमारे पास ना ऑप्शंस बड़े सारे आ गए हैं। जी हरमीत पाजी, आपने जी लुबाना, अच्छा ये सोशल मीडिया की आपने बात की, जाहिर बात है कि एक वक्त था और बहुत सारी चीज़ें हमें जो ऑर्डर करते थे मिलता वही नहीं था, लेकिन अब आप क्या समझ रही हैं कि क्या आने वाला दौर जो है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से रोनुमा हो रही हैं, तो फिज़िकल जाना जो है इसमें अब आपको लगता है, आप भी तो आपके पास भी तो सब कुछ सेटअप जो है, तो उसमें कोई कमी आ रही है? और ऑनलाइन में अब आपको तेज़ी लग रही है कि आने वाले दौर में जो है ये ज़्यादा हो जाएगा सब कुछ? ऑनलाइन देखिए पूरी दुनिया में बहुत अच्छा ट्रेंड करा है। यहाँ पे हमारा बदकिस्मती से मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो है ट्रस्ट ख़राब करते हैं। अगर तो वो चीज़ें मिनिमाइज़ होंगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अब जैसे ब्रांड्स के लिए भी इजी है कि एक तो उनको अगर वो ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं उनके लिए उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाते हैं। कस्टमर्स के लिए भी इजी है, उनके भी एक्सपेंसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और वैरायटी बहुत ज़्यादा उनको देखने को अवेलेबल होती है ऑनलाइन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज अच्छा लुबाना, एक और चीज़ जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, वहाँ के, हिंदुस्तान के, इधर के, पाकिस्तानी कपड़ा बहुत पसंद आता है। मैंने खुद जब मैं देखता था तो बॉम्बे या पाकिस्तान से जो कपड़ा आता था ये पाकिस्तान को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो ऐसा है कि कोई बाहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं क्या? इस तरह कुछ मुस्तकबिल में क्या कुछ सोच रही हैं आप? हमारे पास तो खैर हम चूँकि हमें इस अब 4 साल हो गए, हमारे पास बाहर के यूके के, यूएस, कनाडा के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, होलसेल के भी क्लाइंट्स हैं, जो कि ईद पे तो ख़ास कर उन लोगों का होता है कि हमने ईद पे जो है देसी कपड़े पहनने हैं, तो वो बहुत अच्छा उनका काम है और वो ऑर्डर्स करते हैं। अच्छा आपको पता है वहाँ पे चूँकि ऑप्शंस भी आपके पास कम है, और चूँकि आप एक गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, तो आपके पास ईद त्यौहार पे पहनने के लिए उतनी वैरायटी नहीं होती। Exactly. सो दे आर लाइक मोर इंटरेस्टेड कि हमें हमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और एहतमाम भी हम ज़्यादा करते हैं। वो एहतमाम हमसे ज़्यादा करते हैं। उनका होता है कि हमें गरारा और हमें मैचिंग हर चीज़ ज़्यादा ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ वही वाली बात है कि हम लेसेस मोर पे आ जाते हैं, उनको होता है कि हम भरे हुए जोड़े भी पहने और हम ज़्यादा ट्रेडिशनल जोड़ा पहने। उन्होंने ईद त्यौहार पे पहने होते हैं। Exactly. फैशन डिज़ाइनर इस ईद पर कोई एक आधी टिप देते हैं जिसमें आप लोग सोचे कि इस तरह से कपड़े पहनेंगे तो बेस्ट लगेंगे, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि मुनफरिद लगें या अलग लगें। डेफिनेटली सबसे पहले आपको अपनी फ़िज़ीक और अपनी उस चीज़ को देखना चाहिए कि आप पे क्या सूट कर रहा है। फ्रॉक्स और चूड़ीदार जो है वो हर तरह की फ़िज़ीक पे अच्छा लगता है। इसी तरह जो लॉन्ग शर्ट्स हैं और साथ में क्यूलेट है, अगर कोई बंदा हेल्दी भी है और पतला भी है, दोनों पे वो चीज़ सूट कर जाती है। कॉम्बिनेशन है वो तो जो फील नहीं फैशन में है उसके बस पीछे ना चलें, अपनी अपनी हाँ, अपने आप को भी सबसे देखें। पहले अपनी फ़िज़ीक देखें, अपनी देखें आप पे क्या सूट करता है। अगर एक चीज़ फैशन में है और आप पे सूट नहीं करती तो वो पहनने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देखें जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जो आप पे सूट करता हो, और फिर आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने आप को लेके, बिकॉज यू लुक गुड। लुबना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे, और होपफुली कि आपको भी बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको बताने की अगर आपके पास कम बजट भी है तो आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। सो ईद की तैयारी करना शुरू कर दें और ऑनलाइन ऑप्शंस को ज़्यादा कंसीडर करें। आपसे लेनी हमने इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का चूँकि महीना है तो अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
है।